So hello everyone, I welcome you all to UIS. So my name is सौरभ पांडे. इस पूरे सेशन के अंदर मैं आपको जो पूरी किताब है स्पेक्ट्रम की उसको हम लोग कवर करेंगे. लाइक वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि किताब जो है आपकी पूरी की जो किताब है वो आपके पास है ही. बट किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, किन किन आस्पेक्ट क्या क्या की पॉइंटर्स हैं जो आपके मन के अंदर होना चाहिए जब आप इस किताब को पढ़ो. तो ये जो अंडरलाइन वाला आस्पेक्ट है वो आप ज़रूर से देखो. ठीक है. तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का रिवोल्ट. अब इसमें देखो इकोनॉमिक कॉजेज़ में जैसे ये लाइन लिखी हुई है कि किस तरीके से हैवी टैक्सेशन इम्पोज किए जाते थे. आर्टिशंस हैंडीक्राफ्ट मैन जो है ये इसके आपके अफेक्ट हुए हैं. फिर यहाँ पे अवध के अंदर देखा जाए तो जैसे जो भी वहाँ ताल्लुकदार थे तो उनका जो लैंड है वो ले लिया गया था. ये एक फैक्टर है. इस वजह से वो लोग उनको भी मौका मिला कि हम भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करें. पॉलिटिकल कॉज में देखो तो कई पॉलिसीज़ थी जैसे अफेक्टिव कंट्रोल, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज़ थी. फिर यहाँ पे एक नाम भी दिया हुआ है प्रिंस फ़खरुद्दीन, डेथ इन 1856, हाउस ऑफ मुगल. अब इसमें देखो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी ले लो तो इसमें क्या था कि अगर सक्सेसर नहीं है तो वो उसका जो है पूरा ज़मीन जायदाद या फिर पूरा राज्य जो है अपने पास कर लेते थे. ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में है. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ में जो करप्शन एक बड़ा फैक्टर था, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार से था तो यहाँ पे करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर था. और सोशो रिलीजियस में अपने रिलीजियस सुपीरियर अपने आप को मानते थे. जैसे अगर आप ब्रिटिशर्स को देखो तो अपने आप को जो है वो सुपीरियर समझते थे कि हम एक बेटर रेस हैं और इस टाइप से. इन्फ्लुएंस, बाहर की कई इवेंट्स का इन्फ्लुएंस भी एक बड़ा फैक्टर था. जैसे पहला अफगान वॉर हुई थी, पंजाब वॉर हुई थी, क्रिमियन वॉर हुई थी, सांथल रिबिलियन आपका होता है. देखो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है कि अगर आप ये पूरी किताब, जैसे आप अगर आप बिगनर भी हैं या फिर अगर आप पहले भी इस किताब को पढ़ चुके हैं तो ये आपको बहुत जल्दी से चीज़ों को रिवाइज़ करवा देगा. तो आप थोड़ा सा अपनी किताब को ओपन भी कर सकते हैं. ये किताब बहुत ज़्यादा अगर आप देखो तो इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों ही प्रोस्पेक्टिव से. तो डिसकंटेंट सेपॉइस के अंदर था जो थे, ये एक बड़ा फैक्टर था. इसमें एक आप याद रखो 1857 में लॉर्ड कैनिंग लेकर आए थे जनरल सर्विस एंडलिस्टमेंट एक्ट, जिसमें जो सिपाही थे उनको बोला जाता था कि आप बाहर जा सकते हो, देश के अंदर सर्विस कर सकते हो. फिर यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट, जो एनफील्ड राइफ़ल है उसका इस्तेमाल करना, इस वजह से काफ़ी रिवोल्ट हुआ क्योंकि वो कई जो रिलीजियस सेंटिमेंट वो आपके अफेक्ट हो रहे थे. 19 नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बहरामपुर उसने रिफ्यूज़ किया गया. फिर यहाँ पे आपके यंग सिपाही थे 34th नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे, तो वो सिपाही थे. 7th अवध रेजिमेंट जो है उसने भी जो मतलब जो भी ऑर्डर्स आ रहे थे उनको डिफाई किया जा रहा था. तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं. फिर यहाँ पे स्टॉर्म सेंटर्स में देखो यहाँ पे ये नाम याद रखना है. जैसे फॉर एग्जांपल जनरल बख्त खान आप याद रखो, यहाँ नीचे लिखा जनरल बख्त खान. यहाँ पे उन्होंने बरेली के अंदर जो रिवोल्ट है उसको ये जो है बरेली के अंदर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, जनरल बख्त खान की अगर बात करो. तो उसके बाद आप कानपुर में देखोगे तो यहाँ कानपुर के अंदर जो एक रोल था नाना साहब का रोल था. फिर बेगम हजरत महल है टुक ओवर लखनऊ में, इनका रोल था. फिर बरेली में देखोगे तो खान बहादुर जो आपके बरेली के अंदर थे वो आपके यहाँ पे देखोगे तो यह लिखा है खान बहादुर जो है बरेली के अंदर थे. मतलब ये लीडर्स थे अलग अलग जगह में. बिहार में देखोगे तो बिहार में कुंवर सिंह थे, जो कुंवर सिंह है ये बिहार के अंदर थे. मौलवी अहमदातुल्ला की बात किया जाए ये फैज़ाबाद के थे, फैज़ाबाद में इनका जो रोल था. ये सब लीडर्स थे. मतलब आप ये समझो ये सारे के सारे क्या थे, दे वेयर लीडर्स. ये आपके लीडर्स थे अलग अलग जगहों में. इस रिवोल्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट बड़े लीडर्स थे. फिर ये आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं झांसी के अंदर, सभी को पता ही है. तो ये है. इसके अलावा रिवोल्ट के सप्रेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनेगा. अब यहाँ पे फेलियर की बात किया जाए तो इसमें फेलियर पे भी ऐसा कोई प्रश्न जो है प्रीलिम्स में तो इतना नहीं बनेगा. जैसे लैक ऑफ यूनिटी देखने को मिली, यूनिटी की कमी थी. उसके बाद जो कॉलोनियल पावर उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी. फिर बहुत सारे लोग थे वो पीछे हट गए जैसे मनी लैंडर्स और ये, तो उनका जो है जैसे ताल्लुकदार है उनके इंटरेस्ट पूरे हो गए तो वो नहीं बने. हिंदू मुस्लिम यूनिटी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एंटायर रिवोल्ट की अगर बात किया जाए तो देयर वाज कंप्लीट कोऑपरेशन. हिंदू और मुस्लिम्स की बात किया जाए तो पूरे तरीके से कंप्लीट कोऑपरेशन था. अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग जो इन्होंने प्रश्न यहाँ पूछा हुआ है, जैसे आपका कई किताबें जो हैं वो आपको याद रखना है. जैसे प्लान्ड, यहाँ पे लिखा है प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस. ठीक है, प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर
के द्वारा इसे बोला गया था। उनकी किताब थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। डॉक्टर एस एन सेन इन हिज 1857 कंसिडर रिवोल्ट एज हैविंग बिगन एज अ फाइट फॉर रिलीजन। तो यहाँ पे डॉक्टर एस एन सेन उनकी किताब थी 1857, और वी डी सावरकर जो थे उनकी जो एक किताब थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की आपकी किताब थी। अब इसमें कंसिक्वेंसेस, यहाँ पे ऐसा कोई प्रीलिम्स में जो है प्रश्न नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बस याद रखना, जैसे मान लो लीडर्स बस याद रखना कि दिल्ली में जनरल बख्त खान, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई। ये नाम थोड़ा सा याद रखना। अब देखते हैं रिलीजियस एंड सोशल, अगर देखा जाए तो फिर आपका जो आता है दूसरा चैप्टर, काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसमें, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। अब इसमें देखो बाकी जो कहानियां हैं वो तो इतना ध्यान नहीं देना, बट यहाँ पे जब आप आगे थोड़ा आओगे तो कुछ नाम हमें जो है वो याद रखने हैं। इसमें तो जैसे कंडीशंस बता रखी हैं कि किस प्रकार की स्थिति उस समय थी, वो है। अब इसमें यहाँ पे अगर आप देखो, थोड़ा फोकस करो, तो यहाँ पे एक कुछ लाइंस जो है वो आपका मेंशन था कि ज़्यादातर जो रिफॉर्म्स हैं वो अपर और मिडिल क्लास तक सीमित आपके रहे। यहाँ पे मास को इंक्लूड करना ज़रूरी है, मतलब जो मास का पार्टिसिपेशन है वो इंक्लूड करने की बात जो है वो आपकी हाईलाइट की गई है। पॉलीगैमी एक बड़ा फैक्टर था। अब यहाँ पे जैसे सती को एबॉलिश करने का जो है वो स्टेप आपका लिया गया, एबॉलिशन ऑफ सती जिसे कहा जाता है। तो एबॉलिशन ऑफ सती है, तो यहाँ पे फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड है, इसके लिए प्रयास किया गया। विडो रीमैरिज में देखो कुछ नाम आप जो है ज़रूर से याद रखो। विडो रीमैरिज की जब हम बात करते हैं तो विडो रीमैरिज में जो एक बड़ा रोल वुमेन से रिलेटेड प्ले किया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट में बनाने में 1856 के बड़ा रोल है। फिर जगन्नाथ शंकर सेठ है, भाव दाजी, वो भी एक्टिव प्रमोटर्स थे गर्ल्स स्कूल के महाराष्ट्र में। विष्णु शास्त्री पंडित फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850। और दूसरे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे कसवन दास मुलजी, उन्होंने सत्या प्रकाश जो है वो उसकी शुरुआत आपकी की थी। सिमिलर एफर्ट आपके डी के कार्वे के द्वारा लिया गया था, और वीर सालिंगम पाटलू मद्रास के, इन्होंने भी रोल प्ले किया था। तो देखो ये थोड़ा याद रखो, यही चीज़ जो है थोड़ा सा मैटर कर जाती है, नाम थोड़ा याद रखना है। जैसे इन्होंने पूछा भी हुआ है कई बार कि अच्छा ये पूछा हुआ है कि किन्होंने इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया है वुमेन से रिलेटेड, जैसे वुमेन एजुकेशन है और इस टाइप से इन्होंने इस तरीके से प्रश्न जो है आप लोग के लिए बना रखे हैं। अब यहाँ पे देखो फिर चाइल्ड मैरिज की बात करें तो यहाँ पे स्पेशली हमें शारदा एक्ट 1830 का, एक तो 1930 का याद रखना है। शारदा एक्ट आपका जो है ये मैरिज एज को 18 और 14 ईयर्स तक इंक्रीज करना, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए रिस्पेक्टिवली। वुमेन के एजुकेशन की बात किया जाए तो बेथून स्कूल है जो कि जेईडी बेथून है, उनके द्वारा फाउंड किया गया था। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उन्होंने भी रोल प्ले आपका किया, कई सारे स्कूल से वो जुड़े रहे। चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 के अंदर आया था, उसमें भी फीमेल एजुकेशन पे फोकस किया आपका गया था। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई थी बाय प्रोफेसर कार्वे 1916 के अंदर, ये आपकी की गई थी। फिर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे सरोजनी नायडू जो हैं उनका नाम दिया हुआ है कि उन्होंने फिर प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 के अंदर आपकी की गई। अब इसमें फिर यहाँ पे फ्री इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो हमें इतना याद नहीं रखना है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो फर्दर डेवलपमेंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए। फिर यहाँ पे आ जाओ, जो आपका हाईलाइट किया गया बाबा साहब आम्बेडकर जो है उनके बारे में, तो उन्होंने ऑल इंडिया कास्ट फेडरेशन का गठन किया था। अब यहाँ पे एक और दिया गया ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो ये कहा गया कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इनके द्वारा नहीं आपका बने, ये आपको ध्यान में रखना है, उनके द्वारा नहीं। तो अब राजा राम मोहन राय जो इनका ब्रह्मो समाज है उस पर आपका जो है हाईलाइट किया गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। ब्रह्मो समाज जो है तो यहाँ पे राजा राम मोहन जो रॉय हैं उनका जो ब्रह्म समाज है उनके ऊपर, तो यहाँ पे मोनोथिज्म मतलब एक गॉड पर फोकस करना, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट ये किताब भी आपकी लिखी गई है। फिर इन्होंने लाइक 1814 के अंदर आत्मीय सभा का गठन किया था और इन्होंने कैंपेन किया था आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटीज़, इन सब में इन्होंने एक जो है रोल प्ले किया था, मतलब कि किस तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। परसेप्ट ऑफ जीसस ये आपका इनके द्वारा लिखा गया था, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, तो यहाँ पे इसको भी इन्होंने जो है आपका लिखा था। अब इनके द्वारा देखो कई सारे प्रयास किए गए, जैसे कई सारी जो डिमांड्स हैं वो आपकी इनके द्वारा रखी गई थी, ठीक है। कई जो डिमांड्स हैं वो आपकी रखी गई और उसमें जैसे टैक्सेस को एबॉलिश करना, टैक्स फ्री लैंड्स के लिए
ऑन मतलब अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस ऑन टैक्स फ्री लैंड्स, टैक्सेस जो हैं जहाँ टैक्स नहीं लगने वहाँ टैक्स फ्री लैंड पे टैक्स ना लगे। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेशन। कई दूसरे बड़े लीडर्स हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा थे। वो रॉय हैड, डेविड हैरे, एलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पीके टैगोर, चंद्रशेखर देव, ताराचंद्र चक्रवर्ती और इनके एसोसिएट थे। फिर ब्रह्म सभा का गठन 1828 के अंदर राजा राम मोहन जो है उनके द्वारा किया गया था। समाज कमिटेड था, मतलब इसमें ये इनका ये मानना था कि हम जो है आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजन और रैशनैलिटी पर हम फोकस करेंगे। हिंदुइज्म को लाइक जो है कैसे प्योरीफाई किया जाए, मोनोथिज्म को प्रीच किया जाए और रीजनिंग पर फोकस किया गया था। इवन जो वेदास और उपनिषद में रीजनिंग वाली बात है तो उस पर भी इन्होंने कहा कि हम इन उस पर बिलीव जो है वो करते हैं। तो ये बात आपकी हाईलाइट की गई। फर्दर अगर देखा जाए तो कई सारे जो है इनको कई लोगों ने अपोज भी आपका किया है। जैसे देखा जाए तो राजा राधाकांत देव हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब धर्म सभा है तो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की वजह से फिर अपोज भी किया गया। फिर आपका जैसे फिर जब दूसरे जो लीडर्स आए, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था और ये 1839 के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आपका तत्वबोधिनी पत्रिका बंगाली के अंदर आई थी जिसमें किस तरीके से इंडिया पास्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए उस पर था आपका किया गया। फिर यहाँ पे कई सारी चीज़ों पे फोकस समाज का किया गया था, ब्रह्मो समाज का, जैसे विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन, पॉलीगैमी कैसे ख़त्म किया जाए, रैयत्स को कैसे इंप्रूव आपका किया जाए। फिर इसके बाद केशव चंद्र सेन हैं, वो आपके जुड़े आचार्य नरेंद्र देवेंद्र टैगोर के साथ और इन्होंने भी कई सारी चीज़ें की। बट कई जो उनके विचार थे कई जो विचार थे थोड़ा सा रेडिकल रखा गया, तो इस वजह से जो अंडरस्टैंडिंग देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच इतनी अधिक नहीं हुई। तो केशव चंद्र सेन है उनके विचारों की वजह से ही लाइक आप कह सकते हो कि जो उनका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका रहा जो है आपके देवेंद्रनाथ टैगोर से, तो यहाँ पे फिर इस वजह से कई डिफरेंसेस देखने को मिले। केशव और उनके जो फॉलोअर्स उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 का गठन किया था और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने जिसका गठन किया था आदि ब्रह्म समाज का किया था। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो केशव चंद्र थे उन्होंने खुद ही अपनी जो डॉटर है जो बहुत ही कम एज की मात्र 13 ईयर्स की है उसको हिंदू महाराजा कूच बिहार इनके साथ जो है मैरिज कर दिया। नंबर ऑफ ब्रह्मो सेंटर्स ओपन किए गए थे अलग अलग जगहों में, पंजाब कई सारी जगहों पे, पंजाब जैसी जगहों पे। अब देखो इनकी मेन जो टीचिंग है अगर आप देखोगे तो टीचिंग इनकी जो फोकस की गई है तो किस तरीके से पॉलीथिज्म मतलब मल्टीपल जो बिलीफ सिस्टम है उस पर इन्होंने मतलब उस पर ये एग्री नहीं किए। उसके बाद कई अवतार पे इनका मानना नहीं था। फिर यहाँ पे ऑल्दो कर्मा के ऊपर इनकी कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं था। कास्ट सिस्टम को इन्होंने काफ़ी जो है क्रिटिसाइज़ किया। नेक्स्ट एस्पेक्ट है प्रार्थना समाज के ऊपर है। प्रार्थना समाज, तो यहाँ पे अगर आप देखो प्रार्थना समाज इसमें 1863 के अंदर केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज के फॉर्मेशन में एक आपकी जो है वो मदद की। अब इसमें इनका एम क्या था, ये भी मोनोथिज्म पे इन्होंने फोकस किया था। वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, एज ऑफ मैरिज भी इन्होंने इंक्रीज की था। प्रार्थना समाज के कई आपके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर, एनजी चंडवारकर, ये है। यंग बंगाल मूवमेंट और फिर नेक्स्ट देखो है यंग बंगाल मूवमेंट जिसमें हेनरी विवियन देरोजियो ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यंग बंगाल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये यंग बंगाल मूवमेंट में आपका जो एक रोल प्ले किया गया था हेनरी विवियन देरोजियो इनके द्वारा। तो यहाँ पे इन्होंने वुमेन एजुकेशन और इन सब पे काफ़ी फोकस किया गया था। बट इनके विचार इतने रेडिकल थे इस वजह से जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम थी। तो यहाँ पे याद रखना कि सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे उन्होंने इनको कहा था, मतलब ये जो देरोजियो हैं इनको कहा कि ये जो है एक प्रकार के पायनियर हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के, अगर बंगाल के सिविलाइजेशन की बात किया जाए। नेक्स्ट नाम जो हमें याद रखना है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इनका नाम याद रखना है। अब इन्होंने काफ़ी अच्छे जैसे संस्कृत कॉलेज नॉन ब्राह्मण्स के लिए है, फिर वेस्टर्न थॉट्स संस्कृत कॉलेज के अंदर इंट्रोड्यूस करना, ये सब आपका किया गया। फिर जैसे विडो रीमैरिज जैसी चीज़ों पर इन्होंने फोकस आपका किया, वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया। बैथून स्कूल जो है उसको भी अगर देखा जाए तो उसको भी इन्होंने, जो बैथून स्कूल है फाउंड किया कलकत्ता में, पहला पावरफुल मूवमेंट कंसिडर किया जाता है कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा मूवमेंट के रूप में भी इसको आपका कंसिडर जो है वो किया जाता है।
फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका बाल शास्त्री जंभेरकर है। अब ये चैप्टर खत्म होने के बाद तो यहाँ से फटाफट आप जो है अपना रिवीजन कर सकते हो, खाली बैठे हो तो अपने ईयरफोन में लगा के इसको सुन सकते हो। तो बाल शास्त्री जंभेरकर, इन्होंने दर्पण इनका एक न्यूज़पेपर के मैगजीन टाइप मान लो। स्टूडेंट लिटरेरी साइंटिफिक सोसाइटीज़ हैं, इसको ज्ञान प्रसारक मंडलीज भी कहा जाता है। फिर परमहंस मंडलीज हैं, वो फाउंड 1849 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर किया गया था, और ये एक गॉड पे बिलीव करते थे। साथ में बैठना, साथ में सब जो भी खाना है, जैसे लोअर कास्ट पीपल हैं उनके द्वारा फूड बनाना, सब साथ में बैठ के खाना, इस टाइप से जो समाज के अंदर कुरीतियाँ थे उसको दूर करने का प्रयास जो इन्होंने किया। सत्यशोधक समाज में ज्योतिबा फुले हैं, उनका नाम याद रखना है। अब इन्होंने कुछ किताबें लिखी जैसे सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी, ये 2 नाम याद रखना है। और फिर आप देख लो आपके, हाँ, इन्होंने फिर सत्यशोधक समाज का गठन किया, ये याद रखना है। गोपाल कृष्ण देशमुख लोकहितवादी, ये है, इन्होंने एडवोकेट किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन रैशनल, किस तरीके से भारतीय समाज को एक रैशनल प्रिंसिपल के तहत आपका संगठित आपका किया जाए। फिर गोपाल गणेश आगरकर जो हैं, इन्होंने भी जो ह्यूमन रीजनिंग और इन सब पे फोकस किया। फिर ये इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, वो एक लिबरल लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया 1905 में। इसका एम था कि जो नेशनल मिशनरीज हैं उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाए। फिर आपका सोशल सर्विस लीग है, अच्छा, इनकी जो डेथ हुई थी गोखले जी की, उनके बाद श्रीनिवास शास्त्री ने जो है वो प्रेसिडेंट बने। सोशल सर्विस लीग है अनदर गोखले फॉलोअर नारायण मल्हार जोशी, उन्होंने सोशल सर्विस लीग का गठन किया बॉम्बे के अंदर। इनका एम था कि किस तरीके से मासेस को ज़्यादा बेटर किया जाए, उनके लाइफ और वर्क को और अच्छा किया जाए, रीजनेबल आपका जो है वो किया जाए, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। और यहाँ पे जो NM जोशी हैं उनका नाम जोड़ा जाता है, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी गठन 1920 के अंदर किया गया था, उससे भी इनका नाम जो है जोड़ा गया आपका गया। फिर नेक्स्ट है रामकृष्ण मूवमेंट। रामकृष्ण मूवमेंट जो है ये भी बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है। तो रामकृष्ण मूवमेंट में, रामकृष्ण जो मूवमेंट है इसमें आपको जो है याद रखना है, जैसे एक तो रामकृष्ण परमहंस हैं जिन्होंने इसको किया, फिर उनके बाद स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने टुक ओवर किया इस मूवमेंट को, फिर उन्होंने रोल प्ले किया। और फिर इन्होंने ही जो है स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन 1897 के अंदर इसका किया आपका, और इसका हेडक्वार्टर रामकृष्ण मठ और मिशन जो है बेलूरू नियर कलकत्ता में किया गया। और जो आपके विवेकानंद है, उन्होंने सर्विस ऑफ अ मैन इज़ द सर्विस ऑफ अ गॉड, ये बात बोली। नरेंद्रनाथ दत्त की अगर बात किया जाए तो इन्हें स्वामी विवेकानंद जो है, मतलब स्वामी विवेकानंद का नाम ही नरेंद्रनाथ दत्त भी आपका रखा गया। अब ये भी आप याद रखो कि कई प्रकार की जो टीचिंग्स है उस पर फोकस किया गया, गीता है, उपनिषद है, इनकी टीचिंग पे जो है फोकस आप किया गया। अब इनकी देखो मेनली जो डिफरेंस है, जैसे अगर देखा जाए तो जैसे विवेकानंद थे, उन्होंने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस ऑफ ऑल मीन, सभी की सर्विस करना, सभी का जीवन की रक्षा करना, वही जीव की सर्विस करना ही शिवा की वर्शिप आपका करना है। तो यहाँ पे किसी को फोर्स ना करना अपने बिलीफ सिस्टम कि आप जो हम चाह रहे हैं वैसा ही बिलीव करो, जो ऐसा हम चाहते हैं वैसा है, तो ऐसा नहीं माना गया। आर्य समाज की बात किया जाए तो उन्होंने यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ इमेज सर्विस, इमेज वर्शिप को माना, जो आपका रामकृष्ण मिशन की अगर बात किया जाए। बाकी वेदांत और इन सब के जो थॉट प्रोसेस है उन पे भी बिलीव आपका रखा आपका गया। फिर आपका दयानंद सरस्वती जो हैं ये जुड़े हुए थे आर्य समाज से। आर्य समाज जो मूवमेंट है ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट आपका रहा। तो यहाँ पे दयानंद जो सरस्वती, इनका नाम मूल शंकर भी था। इनकी जो किताब थी उसका नाम था, अगर आप देखो तो इस किताब का नाम भी आपका जो है सत्यार्थ प्रकाश, ये किताब आपका रखा गया। तो यहाँ पे क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी कैसे लाई जाए, बैक टू वेदा जैसी चीज़ों को इन्होंने जो है फोकस किया। मिनिमम मैरिजेबल एज को भी इन्होंने फिक्स किया, जो कि आपका जो है 25 ईयर्स है। तो मिनिमम मैरिजेबल जो एज है उसको भी इन्होंने जो है आपका फिक्स किया कि मिनिमम मैरिजेबल एज आपकी इतनी होनी चाहिए। तो ये भी एक हाईलाइट आपका किया गया। 25 ईयर्स जो है बॉयज़ के लिए, 16 ईयर गर्ल्स के लिए, इस पर भी इन्होंने फोकस किया गया। और डीएवी जो स्कूल हैं वो इन्हीं के स्कूल आपके हैं। तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। बैक टू वेदास की जो है फिलॉसफी वो भी इन्होंने दिया। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हैं, तो ये प्रिंसिपल्स तो याद नहीं रखने हैं। फिर सेवा सदन आप देख लो, तो सेवा सदन जो है ये सेवा सदन आपका पारसी सोशल जो रिफॉर्मर्स है बहराम जी एम मालाबारी, उन्होंने सेवा सदन का गठन 1885 के को आपका किया था। सेवा समाज फाउंड 1897 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री है, इनके द्वारा
किया गया था और इन्होंने भी गुरु के ऊपर जो है फोकस किया। फिर आपका जो है देखा जाए तो धर्म सभा राधाकांत देव जो है इन्होंने फाउंड किया। उसका ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पहले से चली हुई चीज़ें हैं उन्हीं पर उनका बिलीव था। भारत धर्म महामंडला की बात किया जाए तो इसमें एक नाम बहुत अच्छा जुड़ा है, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जुड़े हैं, इनका नाम इससे जुड़ा हुआ है। इसमें भी वही जो पुरानी जो चीज़ें हैं उस पर, जो प्रेवलेंट चीज़ें हैं उस पर इनका बिलीव था इस भारत धर्म महामंडल का। राधा स्वामी मूवमेंट की बात करें तो इसमें तुलसी राम इनका एक बड़ा रोल रहा है, ऑल्सो नोन एज शिव दयाल साहेब। ठीक है, तो तुलसी राम हैं, बैंकर्स थे और ये थे, और यहाँ भी इन्होंने गुरु पर फोकस, आपका जो गुरु है उनके फोकस किया। फिर नेक्स्ट आप देखो वो नेक्स्ट है आपका वोकलिका संघा। ठीक है, जो वोकलिका संघ है उस पर जो है फोकस किया गया। वोकलिका संघ ये आपका एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था, जस्टिस मूवमेंट है ये भी, मतलब ये सारे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट और ये सब आपके अपर कास्ट अगेंस्ट अपर कास्ट मूवमेंट एक प्रकार से थे। जस्टिस मूवमेंट में देखा जाए ये मद्रास प्रेसिडेंटी स्टार्ट किया गया था CN मुडालियार, TM नारायण और P त्यागराजा के द्वारा। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ये स्टार्ट किया गया था EV रामास्वामी नायकर के द्वारा जो है ये आपका स्टार्ट किया गया था 1920s में। फिर आपका आरवीपुरम जो मूवमेंट है यहाँ पे भी लाइक जो टेम्पल एंट्री है, तो इसमें जो आरवीपुरम केरला है वहाँ पे जो है अपर कास्ट की जो डोमिनेंस है कि एंट्री न किया जाए टेम्पल में, तो उसको इससे जो है श्री नारायण गुरु हैं उन्होंने प्रयास किया एक शिव की मूर्ति लेके और उसको स्थापित किया। टेम्पल एंट्री मूवमेंट है नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है, दैट इज टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो इसमें आपको नाम याद रखने कई लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। श्री नारायण गुरु, N कुमारन आसन, TK माधवन इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल किया। 1924 के अंदर वैक्यूम सत्याग्रह है, दैट वाज लेड बाय KP केशवा। तो ये 24 में वैक्यूम सत्याग्रह है, दैट वाज लेड बाय KP केशवा। ये लॉन्च किया गया केरला के अंदर, जिसमें ये था कि किस लाइक जो टेम्पल है उनको ओपन किया जाए, सभी के लिए टेम्पल ओपन किया जाए, ऐसा ना हो कि स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए ही हो। 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद फिर आपका दूसरा जो सत्याग्रह है गुरुवरुर सत्याग्रह है, इसमें P कृष्ण पिल्लई, AK गोपालन इनका एक रोल आपका रहा है। सुब्रमण्यम तिरुमंबू करके थे, तो ये भी एक पोएट है, इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फिर आपके कई जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है MG रनाडे इन्होंने फाउंड किया, रघुनाथ राव इन्होंने फाउंड किया, और यहाँ पे MG रनाडे, रघुनाथ राव जो कॉन्फ्रेंस है वो हर साल में मिलना। ठीक है, कॉन्फ्रेंस। अब इसमें भी देखो इन्होंने फोकस क्या किया कि लाइक इट कुड बी कॉल्ड द सोशल कॉन्फ्रेंसेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब सोशल रिफॉर्म किस तरीके से किया जाए इस पर आपका पूरे तरीके से इनके द्वारा फोकस किया गया। और इन्होंने प्लेज मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, प्लेज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज का खात्मा करना। अब इसमें थोड़े से बहुत ये है, अब जैसे कई सारे मुस्लिम से रिलेटेड भी इस्लामिक मूवमेंट भी आए, वहाँ भी रिफॉर्म्स की बात आपकी की गई है, किस तरीके से जो है वेस्टर्न एजुकेशन या कहीं पे आपका जो है जो ऑर्थोडॉक्सी है, ये पुरानी जो थॉट प्रोसेस है उसको लेकर जाना, इस पर इन्होंने फोकस आपका। तो जैसे एक वहाबी वलीउल्लाह मूवमेंट है जिसमें शाह वलीउल्लाह जो है इनके द्वारा कि किस तरीके से इस्लाम को दोबारा से जो है रिवाइव किया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन का जो रिस्पॉन्स है उसको रिड्यूस किया जाए, और ये जो टीचिंग है वलीउल्लाह वो फर्दर पॉपुलराइज किया गया शाह अब्दुल अजीज़ के द्वारा, सैयद अहमद बैरलवी के द्वारा। फिर आपको देखो तितु मिर मूवमेंट है, ये मीर निठार अली, ये आपके पॉपुलरली इन्हें तितु मिर भी कहा जाता है। ये शिष्य थे शहीद अहमद बैरलवी, राय बैरलवी के, और ये वहाबी मूवमेंट के फाउंडर थे। और ये जो है आप कह सकते हैं कि मुस्लिम पीजेंट ऑफ बंगाल अगेंस्ट मतलब जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे उसके खिलाफ मुस्लिम जो किसान थे उनको ऑर्गेनाइज किया। फिर आपका फैराजी मूवमेंट है, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट नाम आपको याद रखना है, हाजी शरीयत अल्लाह करके है ये है, और इनका भी मेन ये था कि किस तरीके से जो मुस्लिम्स हैं रीजन के अंदर वहाँ पे सोशल इनोवेशन किस तरीके से जो है वो लेकर आ जाए। फिर आपका अहमदिया मूवमेंट था, अहमदिया मूवमेंट में जो नाम आपको याद रखने हैं, तो अहमदिया मूवमेंट में आपके यहाँ पे भी जो है लाइक यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, अब जिहाद को अपोज करना। फिर उसके बाद मूवमेंट स्प्रेड वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन को प्रमोट करना, ये है। फिर आपका सर सैयद खान अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट आया, तो ये आपका जो रिवोल्ट 1857 है जिसने लाइक
उसमें कहा गया कि जो ऑफिशियल व्यू था ऑन रिवोल्ट ऑन 1857 हेल्ड द मुस्लिम टू बी द मेन कॉन्स्पिरेटर्स, मतलब ये कहा गया इसमें, ये किताब में लिखा हुआ है ऑफिशियल व्यू, देखो आप लाइन लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या किया गया, ओपिनियन गॉट करेंसी अमंग द रूलर्स दैट द मुस्लिम कुड बी यूज्ड एज एलाइज अगेंस्ट द राइजिंग रेट, तो मतलब इस्लाम या मुस्लिम्स को यूज़ किया जाए, जो भी आपका मूवमेंट इस तरीके से 1857 का मूवमेंट ना हो इस तरीके से, तो यहाँ पे इस प्रयास से जो है इनका किया गया। अब यहाँ पे कई सारे जो आइडियाज़ हैं सैयद जो है इनके, तो वो आपका उनकी मैगजीन थी यहाँ पे आप देखोगे दैट इज़ तहद हिब उल अखलक, ये उनकी मैगजीन थी। फिर आपका देवबंद स्कूल है यहाँ पे, तो देवबंद मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया बाय ऑर्थोडॉक्स सेक्शन अमंग द मुस्लिम उलेमा एज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट विथ ट्विन ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव थे, एक तो कुरान की टीचिंग, हदीस जो है इनकी पूरी टीचिंग, देवबंद स्कूल की बात किया जाए। फिर यहाँ पे सहारनपुर में इसकी स्थापना भी की गई। यहाँ पे मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही, ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको ट्रीट करने की बात की गई। तो देवबंद स्कूल वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इन 1888 फतवा जो है वो जारी किया, तो ये सब इतना याद नहीं आपको रहेगा। फिर पारसी रिफॉर्म मूवमेंट की अगर बात करो, पारसी जो रिफॉर्म मूवमेंट है उसमें रहनुमाई मजदयाम या सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन फाउंड किया गया था 1851 के अंदर बाय आपके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो पारसी रिफॉर्म में जो लीडर आपके आए थे, जिसमें दादा भाई नारोजी थे, KR कामा थे, ये इंपॉर्टेंट लीडर है। फिर आपका सिख रिफॉर्म मूवमेंट में एक तो जैसे आपको याद रखना सिंह सभा का गठन किया गया था अमृतसर में 1873 में के अंदर, और जैसे एम यही था कि मॉडर्न जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको अवेलेबल कराया जा सके, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनको भी किसी तरीके से रोका जाए, इस पर भी फोकस आपका किया गया। सो अकाली मूवमेंट वाज अ रीजनल मूवमेंट बट नॉट अ कम्युनल वन। अकाली मूवमेंट की बात किया जाए तो वो रीजनल मूवमेंट था, मतलब किस तरीके से वहाँ पे बदलाव किया जाए, सिख उनको रिफॉर्म किया जाए। और यहाँ पे ये भी था कि जैसे मान लो जो एक महंत थे गुरुद्वारास के, तो उन करप्ट महंत उसके खिलाफ भी मूवमेंट चला। फिर आपका शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया गया एज अपेक्स बॉडी। फिर देखो थियोसॉफिकल मूवमेंट है यहाँ पे, इसमें मैडम HP ब्लावर्ड्सकी एंड कर्नल MS ऑलकॉट, ये इनके थॉट के द्वारा ये इंस्पायर्ड थे। 1882 के अंदर इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर दिया अड्यार के अंदर, मद्रास के उधर। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे हिंदू बिलीफ इनका, मतलब जो पुनर्जन्म या कर्मा ये सब पे ये बिलीव करते थे, मतलब जो हिंदुज़म की पुरानी फिलॉसफी, मतलब जो फिलॉसफी है कर्मा उपनिषद और इन सब से रिलेटेड, वो इनका विचार मानते थे। सांख्य फिलॉसफी, योगा, वेदांता, ये सबको ये जो है आपका मानते थे। फिर ये मूवमेंट समवट पॉपुलर हुआ जब एनी बीसेंट आई, इलेक्शन ऑफ एनी बीसेंट की बात करें तो उनके आने के बाद ये हुआ। और ये जो सोसाइटी है कॉमन डिनोमिनेटर वेरियस सेट्स, और कई प्रकार के जैसे नई चीज़ें भी इनके द्वारा की गई हैं कि जो इंडियंस हैं वो अपने कल्चर के प्रति थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्राइड फील करें, ऐसा ना हो कि अपने आप को मतलब हीन भावना से ही देखें, तो इस तरीके से भी इनकी जो सोच है वो रखी गई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो कि किताब को थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओगे ना, तो ये बहुत आपके लिए भी आसान हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी होगी, आसानी से आप रिवाइज भी कर पाओगे। और अगर किताब पूरी की पूरी एक बार आपने रीड कर ली, पता है कि अच्छा ये कॉमन पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इजीली फिर मतलब फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं उसी को जो है वो प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 3 है। अगर आप लाइव देख रहे हो सेशन या कभी भी आप देख रहे हो तो UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और लाइक बटन जरूर से प्रेस करना, लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करो। हिंदू का सेशन आपका 8:30 से 9 बजे के बीच का जो समय होता है मॉर्निंग के अंदर, वो आपका होता है। और भी कई सेशंस आते रहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इनके भी सेशंस आते हैं, तो वो भी आप लोग जो है जरूर से गो थ्रू होना। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो की पॉइंट्स याद रखने हैं, मतलब यहाँ पे हमें देखना है कि जो पूरी की पूरी किताब है उस किताब में क्या क्या पॉइंट्स हैं जहाँ से प्रश्न हमारे लिए फ्रेम हो सकते हैं, खासतौर से जब आप प्रीलिम्स की बात करते हो। तो फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न, जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, यहाँ पे ये जाना गया कि देखो इंडियन और कॉलोनियल जो इंटरेस्ट है उसमें डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे देखो आगे अगर आप चलोगे तो इसमें जो हमारे लिए काम का है, जिसमें प्रश्न हमारे लिए बनता है, ये जो कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस दी हैं बंगाल के अंदर। तो एक बंग भाषा प्रकाशिका सभा है,
ये आपका राजा राम मोहन जो है उनके द्वारा इसकी गठन किया गया था। जमींदारी एसोसिएशन है, ये लैंडलॉर्ड सोसाइटीज़ को कहा जाता है और ये पॉलिटिकल एक्टिविटी की शुरुआत इसको माना जाता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो सोसाइटी है वो भी फाउंड की गई थी 1843 के अंदर, और इसमें भी लाइक लोगों की जो कंडीशंस है ब्रिटिश इंडिया की वो लोगों तक, दूसरों तक पहुंचाना। 1851 के अंदर लैंडलॉर्ड सोसाइटी और बंगाल जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है मर्ज होकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन आपका जो है किया गया। फिर देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में इनके एम्स भी जैसे ही थे, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करना, सैलरी हायर ऑफिसर की उनको रिड्यूस करना। फिर आप देखो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये दादा भाई नारोजी जो है उनके द्वारा गठन किया गया था 1866 में लंदन के द्वारा, लंदन में, जिसमें जो इन्फ्लुएंस है, जैसे लोग हैं वहाँ इंग्लैंड के अंदर रह रहे हैं तो वो जाने कि जो ब्रिटिश इंडिया में किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। फिर आपका इंडियन लीग है वो 1875 में शिशिर कुमार घोष है उनके द्वारा आपकी स्थापना की गई थी, और खासतौर से पॉलिटिकल एजुकेशन कैसे प्रमोट किया जाए इस पर भी फोकस आपका किया गया। फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है, इसने सुपरसीड किया इंडियन लीग और फाउंड की गई थी 1876 के द्वारा बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। एंड ये मतलब अगर आप देखो तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशन थी उस समय। तो फिर आपका पॉलिटिकल एसोसिएशन बॉम्बे के अंदर देखा जाए कि क्या पॉलिटिकल एसोसिएशन बॉम्बे के अंदर है, तो यहाँ पे आपका पूना सार्वजनिक सभा है जो कि 1867 के अंदर बाय महादेव गोविंद रनाडे उनके द्वारा थी, आपकी गठन किया गया था। गवर्नमेंट और पीपल के बीच में जो ब्रिज है उसको लेकर आना, ब्रिज का मतलब एक गैप है लोगों के बीच में, तो वो आप कह सकते हो कि उस गैप को दूर करना। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है जो स्टार्ट की गई थी बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, फिरोज शाह जो आपके मेहता है, केटी तेलांग है, इनके द्वारा। फिर मद्रास महाजन सभा है वो 1884 में वी राघवाचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू इनके द्वारा किया गया था। तो बस ये आप ध्यान रखना। प्री कांग्रेस कैंपेन में एक तो आगे आएगा प्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और इल्बर्ट बिल है। इल्बर्ट बिल में क्या चीज़ था? इल्बर्ट बिल में ये था कि जो इंडियन जज है वो जो ब्रिटिशर्स है उनको ट्रायल उनका कर सकते हैं, तो इल्बर्ट बिल का सपोर्ट किया गया था, बट वो सक्सेसफुल आपका नहीं हुआ। कांग्रेस का फॉर्मेशन आपका एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। अब इसमें हमें जानना है सेफ्टी वॉल थ्योरी है। सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या कहती है कि कांग्रेस जो का गठन किया गया एओ ह्यूम के द्वारा, जिससे कि लोगों और सरकार के बीच में एक बफर जोन क्रिएट किया जाए। ये आपकी थिंकिंग है सेफ्टी वॉल थ्योरी की जब हम बात करते हैं। फिर आपके जो अर्ली जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनको हम मॉडरेट्स बोलते थे, जैसे दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, WC बनर्जी, SN बनर्जी, इन्होंने कांग्रेस की जो पॉलिसी है उसको आपका काफ़ी हद तक डोमिनेट भी आपका जो है वो उस समय के द्वारा आपका किया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे दादा भाई नारोजी जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसमें आप ये देखो कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं ब्रिटिशर्स की, उसको हाईलाइट करना कि दादा भाई नारोजी, RC दत्त और डिंसॉ वाचा इन्होंने हाईलाइट किया। जैसे मान लो ड्रेन थ्योरी है कि किस तरीके से जो रॉ मटेरियल हमसे ले लेते हैं और फिनिश प्रोडक्ट हमें बेचते थे, तो ये ड्रेन थ्योरी को भी सामने जो है वो आपका रखा गया है। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड वाइड किया कि दादा भाई नारोजी 1904, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 और लोकमान्य जो तिलक हैं इन्होंने डिमांड की थी सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड है ये जो है इनके द्वारा आपकी की गई थी। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये चैप्टर इधर आ जाता है। यहाँ पे सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस यहाँ पे इन्होंने लाइक इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन आपका किया गया था। और जैसे कई लोग ऐसे थे, मतलब इनका नाम रख दिया इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, क्योंकि कई जो कदम आपके उठाए जा रहे थे अब ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स जो है वो जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ है, ये कदम ऐसा उनको रहता था। तो ब्रिटिशर्स ने कई ऐसे लोगों खड़े किए अब कि वो जो है एक प्रकार से उनको इनकरेज किया कि जो कि जैसे मान लो कांग्रेस है उसके खिलाफ आपके कई अरसे या कोई लीडर है उनके खिलाफ कई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सामने आपका खड़ा किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मूवमेंट 1905 से 1908 तक है। अब इसमें देखो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो याद रखो कि जैसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें नेशनलिज्म बढ़ा। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके नेचर को समझा गया। फिर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा,
जैसे उसमें तिलक, अरविंदो घोष, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एजुकेशन बढ़ा, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस वजह से रशिया के अंदर रिवोल्यूशन, फिर वेस्टर्नाइजेशन का जो है उससे भी है, तो लोगों को जागरूकता भी आपकी बढ़ी। और जैसे दयानंद थे, उनका मानना था पॉलिटिकल मैसेज वॉज इंडिया फॉर इंडियंस। मॉडरेट्स के अचीवमेंट से लोग इतने सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि मॉडरेट्स का मानना जो थे स्टार्टिंग में जो लीडर्स थे, तो प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट वाला, तो उसमें लोग एग्री नहीं करते थे। जो कर्जन थे, उनका मानना था कि जो भी एक्टिविटीज़ इंडियन के द्वारा किया जाता था उसको लेटिंग ऑफ द गैस के रूप में कंसिडर जो है वो आपका किया जाता। स्वदेशी मूवमेंट और या बाइकॉट मूवमेंट की अगर आप बात करो तो ये आप कुछ डेट्स हमें जो है वो याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट किसके रिएक्शन में आया था कि बंगाल के डिवीज़न की बात आपकी की गई थी। बंगाल के डिवीज़न, क्यों बंगाल को वीकेंड, क्योंकि सारा मूवमेंट वहीं से ओरिजिनेट हो रहा था, तो वो उसको डिवाइड जो है वो करना चाहते। तो आप ये मानो कि दिसंबर 1903 में ये इंटेंशन बता दी गई थी कि हम बंगाल को डिवाइड आपका करेंगे। तो जैसे ये बातें आई तो काफ़ी सारा जो है कैंपेन शुरू हो गया कि ये सब सही नहीं है, और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय, ये सब इन्होंने रोल प्ले किया गया। अगस्त 7 1905 में जो फॉरेन गुड का बाइकॉट वो आपका जो है वो शुरू हुआ। फिर अक्टूबर 16 1905 में पार्टीशन फॉर्मली फोर्स में आपका आया। मूवमेंट कई जगह पे स्प्रेड हुआ, पूना, बॉम्बे, अंडर तिलक, ये पूछा गया है। और लाला लाजपत राय, अजीत सिंह दिल्ली के अंदर, फिर इन दिल्ली इन पंजाब अंडर लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, दिल्ली के अंदर अंडर सैयद हैदर राजा एंड मद्रास अंडर चिदम्बरम पिल्लई। फिर कांग्रेस की पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग है वो 1905 में आपकी हुई अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोखले। एंड यहाँ पे जो बंगाल का पार्टीशन है उसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज आपका जो है वो किया गया है, आपका काफ़ी अधिक किया गया। फिर यहीं से कुछ बातें शुरू हो गई थी कि किस तरीके से अगर स्वदेशी मूवमेंट अगर हम शुरू करते हैं तो उसको बाहर थोड़ा सा जो है ज़रूरी नहीं हम इसको बंगाल तक ही सीमित रखें, आगे तक भी हम इसको जो है लेकर चलें, ऐसा किया गया। फिर ये चीज़ थोड़ा सा इमर्ज होने लगी और इससे काफ़ी गैप भी मॉडरेट और जो थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट थॉट के थे उनके बीच होने लग गया। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट में एक तो कॉर्प्स और वॉलंटियर और समिति, इसमें आपको समितिज ऑफ अश्विनी कुमार दत्त जो है उनका याद रखना है। फिर सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति पर फोकस आपका जो है वो किया गया था। फिर स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन पे फोकस किया गया था, और जो है वहाँ पे अरविंदो घोष थे, उनको प्रिंसिपल भी बनाया गया था। बंगाल नेशनल कॉलेज के जो है वो प्रिंसिपल भी आपके रहे, तो ये भी एक पॉइंट आपको जो है याद रखना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इंडिजिनस एंटरप्राइज में, इवन कल्चरल स्फीयर में भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को आपको जो है मिला। जैसे जो टैगोर थे, अमर सोनर बांग्ला, इसको उन्होंने लिखा। फिर उसके बाद नंदलाल बोस जो हैं वो इंडियन आर्ट में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, और लाइक स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1900। इवन जो थीम भी ली जाती थी अब वो सिर्फ ब्रिटिश थीम नहीं ली जाती थी, आपकी थीम आपकी अलग अलग डिफरेंट थीम्स जो है उस पर काम किया जाता। पार्टिसिपेशन, वुमेन का भी पार्टिसिपेशन हुआ। मुस्लिम पार्टिसिपेशन जिसमें अब्दुल रशीद, लियाकत हुसैन, गुजनबी, मौलाना आज़ाद, इनका एक रोल आपका रहा है। तो यहाँ पे जो ये मूवमेंट है उसका बेस देखे तो जमींदार, स्टूडेंट्स, वुमेन, लोअर मिडिल क्लास सभी तक जो है आपका रीच किया। फिर इस पार्टीशन को रोका गया बंगाल के, अब बट इन्होंने रोकने से पहले जितना भी डिवीज़न हो ऑलमोस्ट कर ही लिया था एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का रोका गया था, उसके पीछे जो एक रीज़न था, एक यहाँ रिवोल्यूशनरी टेररिज्म शब्द आप यूज़ ना करो, एक्सट्रीम एक्टिविटी या कुछ इस टाइप शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। तो दूसरा देखा जाए तो इस प्रकार के प्रयास आपके किए गए। अब नेक्स्ट देखते हैं सूरत स्प्लिट, एक पॉइंट आता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमें यहाँ सूरत स्प्लिट देखना है। तो दिसंबर 1905 में ही जो बनारस का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि प्रिसाइड किया गया था बाय गोखले, तो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंस जो है वो आपके काफ़ी हद तक इमर्ज इसमें हो गया था। मेनली जैसे मान लो तिलक, लाला लजपत राय जो थे वो आपके एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट के थे, दादा भाई नारोजी और ये आपके मॉडरेट व्यू पॉइंट के थे, और उनका स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट और इन सब पे भी जो है बिलीफ आपका था। तो अब मेनली जो डिफरेंसेस था वो यही डिफरेंसेस था कि वो लेकर जाना चाहते थे कि बंगाल के बाहर मूवमेंट लेकर जाया जाए, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो आपके मॉडरेट थे वो इस बात पर एकदम से एग्री नहीं कर रहे थे, इस चीज़ पर वो एग्री नहीं जो है वो कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना।
अब यहाँ पे देखो कुछ जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे हुई, कहाँ हुई। तो बंगाल में 1870s के अंदर यहाँ पे देखा जाए तो पहला रिवोल्यूशनरी ग्रुप ऑर्गेनाइज किया गया था 1902 के अंदर मिदनापुर अंडर जनेंद्रनाथ बसु इन कलकत्ता, और द आंदोलन समिति फाउंडेड बाय प्रमोथा मित्तर एंड इंक्लूडिंग जतेंद्रनाथ बनर्जी, बरेंद्र कुमार घोष एंड अदर्स। ठीक है, अप्रैल 1906 में इनर सर्कल विद इन द अंशुलन बरिंदर कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता, उन्होंने एक वीकली स्टार्ट किया जिसका नाम युगांतर रखा गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ तक याद जो है रखना है। सो कई न्यूज़पेपर भी है जैसे जिन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को हाईलाइट किया, जैसे मान लो संध्या है, युगांतर है, ये सारे आपके है। फिर यहाँ पे आपको याद रखना है जैसे प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस है, उन्होंने बॉम्ब फेंका था। ठीक है, यहाँ पे जज किंग फोर्ट्स इन मुजफ्फरनगर, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस है जो कि अरविंद घोष से रिलेटेड है, तो उनको पकड़ा गया था इसमें। फिर आपके 1908 के अंदर बरह डकैती हुई थी, ऑर्गेनाइज किया गया था डका आंदोलन अंडर पुलिन दास। रास बिहारी बोस और सचिन जो सान्याल थे उन्होंने एक बॉम्ब अटैक वायसरॉय हार्डिंगे पे जो है वो आपका किया। महाराष्ट्र में देखा जाए तो रामोसी पीसेंट मूवमेंट आपको याद रखना है। रामोसी जो पीसेंट मूवमेंट है, फोर्स वासुदेव बलवंत फाटके 1879 के अंदर, ये आपको याद रखना। तो तिलक जो है उन्होंने प्रोपोगेट किया स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, जिसमें गणपति शिवाजी फेस्टिवल और उनकी कई जर्नल्स, केसरी, महारट्टा, ये जर्नल्स भी थी, मतलब न्यूज़पेपर आप मानो। उनके दो शिष्य थे चपेकर ब्रदर्स, दामोदर और बालकृष्णा, उन्होंने प्लेग कमिश्नर और पूना रैंड करके उसको मारा, एंड एक लेफ्टिनेंट अरेस्ट करके 1897 उसको मारा। सावरकर और उसके जो उनके ब्रदर जो है उन्होंने मित्र मेला का गठन किया जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी 1899 के। बाद में वो अभिनव भारत से मिल गई। ठीक है, फिर 1904 के अंदर देखा जाए 1904 के अंदर, ठीक है, 1904 में अभिनव भारत से जाके मिल गए। पंजाब के अंदर आप देखोगे तो अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के अंकल थे, उनका रोल था, और उन्होंने अंजुमन मुहस्बनी ए वतन, ये इसका गठन किया था विथ इट्स जर्नल भारत माता, जो एक न्यूज़पेपर के रूप में आप मानो। कई आपके उर्दू पोएट भी थे जैसे लाल चंद फलक करके थे उस समय। अब्रॉड में देखा जाए तो अब्रॉड में जब बाहर की बात किया जाए तो अब्रॉड के अंदर जो है अब्रॉड में तो आपके कई श्याम जी कृष्ण वर्मा ने स्टार्ट किया लंदन इन 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस। फिर आप कह सकते हो कि जर्नल है सोशोलॉजिस्ट रिवोल्यूशनरी, जैसे आप कह सकते हैं सावरकर हरदयाल है, वो भी इंडियन हाउस के मेंबर बने। मदन लाल डींगरा जो है मदन लाल ऑफिस सर्कल असैसिनेटेड इंडियन ऑफिस ब्यूरोक्रेट कर्जन विली, इसका असैसिनेशन जो है वो किया गया। फिर आपका मैडम बीकाजी कामा पारसी रिवोल्यूशनरी है, उन्होंने फ्रेंच जो सोशोलॉजिस्ट है उनके साथ कॉन्टैक्ट आपका डेवलप किया, और वंदे मातरम जो है उसको लेकर आया। अजीत सिंह जो है उसको जिम्मेदारी प्रोवाइड की गई ऑपरेट करने के लिए। और उसके बाद 1909 के अंदर एंग्लो जर्मन रिलेशंस डिटोरेट किए, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो है उन्होंने जो है बर्लिन को चूज़ किया अपने बेस के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ जो रिश्ते हैं जर्मनी और ब्रिटिश का रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का है, इसको आपको पॉलिटी से ही पढ़ना है, पॉलिटी का पार्ट है ना, पॉलिटी में जो आप पढ़ते हो जैसे लक्ष्मीकांत की किताब है तो उसमें पहला ही जो हिस्सा है उसी को जो है आपको इसको पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, पहला वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो इसमें जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है गदर के बारे में। गदर जो है इसके फॉर्मेशन, ये आप याद रखो कि ये वीकली न्यूज़पेपर है गदर करके, और इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को के अंदर था। और यहाँ पे स्वदेश सेवक होम वैनकूवर के अंदर गठन हुआ, यूनाइटेड इंडिया हाउस सेटल के अंदर आपका गठन किया गया, और कई प्रकार की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपकी की गई हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ नाम याद रखना है जो गदर पार्टी से लिंक थे, जैसे लाला हरदयाल है, रामचंद्र है, भगवान सिंह है, करतार सिंह सराबा है, बरकतुल्ला है, भाई परमानंद है। फिर एक कोमा गाता मारू इंसिडेंट है, ये एक शिप थी जो कि आपकी 370 पैसेंजर को कैरी कर रही थी फ्रॉम सिंगापुर टू वैनकूवर, बट कनाडा में इनको एंटर नहीं होने दिया गया। फिर ये कलकत्ता गए, बजबज एयरपोर्ट वहाँ पहुँचे, बजबज जो आपका पोर्ट है वहाँ पहुँचे जहाँ पे काफ़ी सारी वायलेंस हुआ, काफ़ी सारे लोग मरे। फिर वहाँ से जो है करतार सिंह सराबा और रघुबर दयाल गुप्ता है वो इंडिया चले गए। बंगाल रिवोल्यूशनरी जो है उन्होंने कांटेक्ट किया रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल जो है, फिर इसके बाद से वो मूवमेंट उन्होंने जो है
वो आपका लेड किया। यूरोप के अंदर आपको याद रखना है बर्लिन कमिटी फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया वो स्टैब्लिश किया गया 1950 बाय वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, लाला हरदयाल और अदर विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिस अंडर जिमरमैन प्लान। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये जो जिमरमैन प्लान है वो बेसिकली ये भी एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी का हिस्सा है यूरोप के अंदर। और इसमें आपके कई सारे लीडर्स के नाम आपको याद रखना, जैसे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, लाला हरदयाल, इन्होंने एक रोल जो है प्ले किया। किस तरीके से जो लोग बाहर रहते हैं मतलब अब्रॉड रहते हैं उनको तैयार किया जा सके कि वो इंडियन कॉज को सपोर्ट करें, इस पर जो है प्रयास आपका किया गया। फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला एंड ओबायदुल्ला सिंधी ये काबुल गए और वहाँ पे प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट का गठन आपका जो है किया। फिर आपका सिंगापुर के अंदर म्यूटिनी हुई थी, और इस म्यूटिनी की अगर आप बात करो तो यहाँ पे जो पंजाबी मुस्लिम्स 5th लाइट इन्फेंट्री और 36th सिख बटालियन अंडर जमदार चिश्ती खान और जमदार अब्दुल गानी और सूबेदार दाऊद खान, इनके द्वारा जो है रिवोल्ट आपका रिवोल्ट किया गया। फिर आपको होम रूल लीग मूवमेंट है। अब होम रूल लीग मूवमेंट के अंदर हमें क्या समझना है, दो नाम हमें याद रखने हैं होम रूल लीग में। एक जो होम रूल लीग जैसे है, एक तो तिलक है, एक एनी बेसेंट है, उनका नाम याद रखना है। तो बाय अर्ली 1915 की बात किया जाए तो एनी बेसेंट है, उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड आपकी जो है की थी। उन्होंने कैंपेन किया, न्यूज़पेपर उनका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, इसके माध्यम से इन्होंने जो है कैंपेन भी आपका किया। और ये डिसाइड किया गया कि मतलब उन्होंने कैंपेन भी किया कि जो एक्सट्रीमिस्ट उनको भी ऐड किया जाए, इस पर भी प्रयास जो है किया गया, जो कि लखनऊ पैक्ट के 1916 के अंदर आपका किया गया था, बाद में इसको माना गया। तो यहाँ पे पहले तो तिलक का जो होम रूल है वो आपका सेटअप किया गया था 1916 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर। इसमें बॉम्बे सिटी इंक्लूडेड नहीं थी। कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार, इट हैड 6 ब्रांचेस एंड डिमांडेड स्वराज फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एंड एजुकेशन इन वर्नाकुलम। बेसेंट की अगर बात किया जाए, बेसेंट है, उन्होंने सितंबर 1916 मद्रास के अंदर सेटअप किया और इसमें 200 ब्रांचेस आपकी लगभग अगर देखा जाए तो इसमें 200 आपकी ब्रांचेस थी। ये आपको याद रखना। इसमें इनका जो मदद की गई जॉर्ज अनुंदले हैं उनके द्वारा। फिर आपका मेन वर्क बी डब्ल्यू वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर, इनके द्वारा किया गया। होम रूल जो एजिटेशन है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, ये जुड़े थे एनी बेसेंट से। इवन ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि जो गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है उनका भी एक अच्छा रोल आपका रहा। सो होम रूल लीग प्रोग्राम की अगर बात किया जाए तो सेल्फ गवर्नमेंट और इन सब में आपका फोकस किया गया था। फिर जब अरेस्ट किया गया था एनी बेसेंट को, तो उसके खिलाफ सुब्रमण्यम जो अय्यर हैं, उन्होंने अपना जो उनको नाइटवुड मिला था उसको डिनाउंस किया, और तिलक जो है उन्होंने भी इस प्रोग्राम को आपका एडवोकेट जो है वो किया। फिर 1916 का हमें जो याद रखना है दैट इज़ लखनऊ पैक्ट 1916 का। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पहले तो आप याद रखो कि इसका जो चेयरपर्सन थे उस समय अंबिका चरण मंजूमदार थे। और ये इम्पॉर्टेंट भी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो रीयूनियन हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो है आपका रीयूनियन जो है वो आपका हुआ था। तो यहाँ पे इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इवन लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी साइन हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वार के दौरान जो भी प्रोमिसेस मुस्लिम्स को किए गए थे वो ब्रिटिशर्स ने नहीं एग्री किया था, तो इस वजह से फिर ये कोलैबोरेशन हुआ। तो ब्रिटेन ने रिफ्यूज़ किया कि टर्की की वो मदद करेंगे। फिर जो बंगाल का पार्टीशन था उसको भी मना कर दिया गया, फिर इवन मतलब ख़त्म कर दिया गया जो उनका प्रॉमिस जो है कि आपका किया गया। फिर कई यंग लीडर्स आए, जैसे मौलाना आज़ाद है और कई आए, तो उनके कई न्यूज़पेपर भी, जैसे मौलाना आज़ाद के अल हिलाल, मोहम्मद अली के जो न्यूज़पेपर कॉमरेड करके जो है वो आपका है। तो इस तरीके से है, तो वो कैसे पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ किया जाए उस पर फोकस किया गया था। देखो ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये सब मॉन्टेग्यू रिफॉर्म आपको ये आपको करना है जो है इसको हम पॉलिटी की जो किताब है ना, पहला चैप्टर है उसमें डिटेल में दे रखा है, तो उसमें आपको पढ़ना ही होता है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया 1918 के अंदर, 1918 तक का जो है हमने कवरेज कर लिया, ठीक है।
तो आपको जब ये सेशन आप देख रहे हो तो अगर आप इस मतलब बुक रीडिंग में हेल्प आपको मतलब मिल रही होगी तो किस तरीके से पढ़ना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो इसको अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। मतलब रिवाइज करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। साथ में आपके लिए मतलब आपको पता है कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, तो उसी हिसाब से आप अपना तैयारी भी करोगे और समय भी काफ़ी बचेगा। यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। द हिंदू सेशन आपका 8:30 से 9 बजे के बीच में होता है, वो भी देखें। किताब अपने सामने रख के पढ़ें तो बहुत आसानी रहेगी। और अगर आप खाली अगर कई बार पढ़ रखे हो तो इसको आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हो, ठीक है। वॉइस आई थिंक थोड़ा सा क्लियर होगी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ें बहुत ही रिपीटेड होती हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या क्या हिस्सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रोलैट एक्ट की बात करेंगे तो ये रोलैट एक्ट है। यहाँ पे क्या है कि मतलब खास तौर से इस एक्ट में कहा गया कि बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के किया जाता है, तो यहाँ पे इसलिए ये इस एक्ट को काफ़ी बाद में अपोज भी किया गया। गांधी जी की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ नाम याद रखना, जैसे आपका इन्होंने पेपर शुरुआत किया जिसका नाम इंडियन ओपिनियन था। फिर सत्याग्रह इन्होंने अफ्रीका के अंदर किया था, साउथ अफ्रीका में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के खिलाफ। फिर टॉलस्टॉय फार्म का गठन किया था। पोल टैक्स जो था मैरिज पे वो उसके खिलाफ भी कैंपेन किया था इन्होंने। टॉलस्टॉय फार्म का गठन भी इन्होंने जो है वो आपका किया गया था। इवन जो है गोखले उन्होंने विजिट भी किया था। जो प्रेशर बनाया गया कई, जैसे मान लो नटाल, तो यहाँ इलीगल जो माइग्रेटिंग फ्रॉम नटाल टू ट्रांसवाल, तो यहाँ पे इंडियंस ने प्रोटेस्ट भी किया। तो ये मतलब कई सारे ऐसे लेवल पे जो वहाँ पे अफ्रीका में के अंदर, तो उनके गांधी जी के प्रयास की वजह से ही फिर दूसरे कई लीडर्स भी, जैसे गोखले वहाँ पे गए। हार्डिंगे जो है यहाँ पे जो इम्पार्शियल इंक्वायरी पर जो है वो आपका चर्चा की गई है। अब देखो इंडिया में आने के बाद जो है गांधी जी एक तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था, मूवमेंट था गांधी जी का, वो रिक्वेस्ट किया गया था भाई राजकुमार शुक्ला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेनली था कि इंडिगो प्लांटर्स थे चंपारण इन बिहार। तो यहाँ पे जो आपकी इंडिगो की प्लांटिंग की जाती, क्योंकि वो यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड में था, तो इसलिए लोगों को फोर्स किया जाता था कि आपको ग्रो करना है ऑन 3/20 ऑन टोटल लैंड। इसलिए इसको तिनकटिया सिस्टम भी कहा गया। अब इसमें जब गांधी जी ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो उसमें राजेंद्र प्रसाद और फिर आपका मजहारुल हक, महादेव देसाई, नरहरी पारेख, JB कृपलानी, इन्होंने भी अपना रोल प्ले किया। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में पहला हंगर स्ट्राइक कंसीडर किया गया। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मिल ओनर था और वर्कर्स के बीच का डिस्प्यूट था, प्लेग बोनस जो है वो बंद करने की वजह से है। तो यहाँ पे गांधी जी ने वर्कर्स को कहा कि स्ट्राइक में जाओ और डिमांड करो 35% इंक्रीज वेज के अंदर। फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह आपका पहला नॉन कोऑपरेशन था ऑफ लाइक बिकॉज जो सूखा था 1918 के अंदर, उसके बावजूद भी उनसे टैक्स और ये सब लिया गया, तो इसकी वजह से फिर आपका सरदार पटेल और इंदुला याग्निक जो है उन्होंने गांधी जी के साथ आए। फिर आपका उसके बाद याद रखो कि सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलैट एक्ट, फर्स्ट मास स्ट्राइक जो है। तो अब इसमें देखो पैन इंडिया में ये हुआ, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि उसमें किसी को भी बिना वारंट मतलब वारंट दिए किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था, इस वजह से इसको खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। और जब ये सत्याग्रह लॉन्च किया गया अप्रैल 6, 1919 में, तो वहीं पे फिर आपका जालियावाला जो प्रोटेस्ट के दौरान ही आप कह सकते हो कि इसी इशू में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जालियावाला बाग मैसेकेयर भी हुआ, जो कि अप्रैल 13, 1919 के अंदर किया गया, जिसमें एक लीडर थे सैफुद्दीन खिलजी और सत्यपाल। इनके अरेस्ट की वजह से आप कह सकते हो कि प्रोटेस्ट हुआ था। फिर वहाँ पे जालियावाला बाग का मैसेकेयर आपका हुआ था। फिर आप खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत, ये दो चीज़ें आपकी साथ साथ चल रही थी। तो देखो जो ये मूवमेंट आया खिलाफत मूवमेंट, इसके पीछे फैक्टर क्या क्या थे। पहला तो जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी। रोलैट एक्ट था, हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी जालियावाला बाग के कंटेक्स्ट में, तो वो जिन्होंने वो किया था उनके फेवर में थी, तो इससे भी लोग काफ़ी नाराज़ थे। फिर उसके बाद लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था मुस्लिम्स और कांग्रेस के बीच में, तो ये है। तो इस वजह से ही जो खिलाफत मूवमेंट है वो लेकर आएगा जो आपके मुस्लिम लीग है उसके द्वारा। कई जैसे उनके लीडर्स भी थे, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, और ये सब उनके बड़े आपके लीडर्स भी आपके रहे। फिर इसके बाद आप देखा जाए तो खिलाफत जो स्टार्ट भी किया गया, जिसमें जो उस कमेटी का अध्यक्ष भी गांधी जी को बना दिया गया। इन अर्ली 1919 खिलाफत कमेटी जो है वो आपका बनाई गई। लीडरशिप अली ब्रदर, शौकत अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद, अजमल खान एंड हसरत मोहानी,
जिससे कि जो एटीट्यूड है टर्की के प्रति वो चेंज आपका किया जा सके। फिर ये इसमें गांधी जी जो है उनको भी ऐड किया गया, उनको हेड बना दिया गया। फिर आप कह सकते हो कि तिलक जो है उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी अपोज किया गया था, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी की बात जो है वो की जा रही थी, और एक अलग अलग थॉट प्रोसेस उस समय जो है वो आपका चल रहा था। तो यहाँ पे आप ये समझो कि कंटिन्यूस बेसिस में जैसे 1920 के अंदर आप देखोगे तो एक ट्रीटी सेवर्स टर्की के साथ साइन की गई थी, और जिससे कि टर्की को पूरे तरीके से उसमें बांट दिया गया था। उसके बाद अगर आप देखो तो नागपुर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो यहाँ पे कहा गया था कि नॉन कोऑपरेशन हम जो है वो शुरुआत जो है वो करेंगे। इंपॉर्टेंट चेंज ये आपका हाईलाइट किया गया था। तो इवन जो कदम उठाया गया इसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट जीबी, अब जैसे मान लो कि कई प्रयास जो किए गए थे, मतलब कि जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से कई लीडर्स जो हैं वो उन्होंने बैकआउट कर लिया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस करपड़े, बीएस पाल, और ये जो कांग्रेस है उन्होंने छोड़ दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन जो है वो आपका किया, ये है। फिर मूवमेंट के स्प्रेड की बात किया जाए तो कई सारे लीडर्स थे, आचार्य नरेंद्र देव, सीआर दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने रोल प्ले किया, जो कि नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता के प्रिंसिपल भी जो है वो आपके रहे। तिलक स्वराज फंड का भी गठन आपका जो है वो किया गया था इस दौरान। और कई सारे दूसरे मूवमेंट्स भी देखा जाए तो हुआ था, जैसे नॉन टैक्स मूवमेंट है अगेंस्ट यूनियन बोर्ड टैक्स इन मिदनापुर बंगाल के अंदर। असम में स्ट्राइक ट्री प्लांटेशन के अंदर हुआ था, इसमें जेम्स सेनगुप्ता का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। फिर मापिल्ला रिवोल्ट मालाबार केरला के अंदर, एका मूवमेंट यूपी के अंदर, अवध किसान मूवमेंट, ये सब जो है आपका जो है वो आपका रहा। फिर अहमदाबाद सेशन इन 1921 जिसमें सीआर दास जो है उन्होंने प्रिसाइड किया था, क्योंकि वो जेल में थे। फिर हकीम अजमल खान हैं, उनको बना दिया गया था, जो प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट आपका बना दिया गया था। फरवरी 1922 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात किया गया था। अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज नहीं किया जाता है और जो पेस्ट कंट्रोल है वो रिमूव आपका नहीं किया जाता। लेकिन फिर आपका एक एक्टिविटी हुई जिसे हम चौरी चौरा इंसिडेंट भी बोलते हैं। तो जो चौरी चौरा इंसिडेंट था उसके बाद फिर इस मूवमेंट को वापस आपका ले लिया गया। सो लेट्स डिस्कस फर्दर। सो चौरी चौरा मूवमेंट के बाद जो गांधी जी हैं उन्होंने मूवमेंट को विड्रॉ किया था, एंड मूवमेंट वाज आल्सो शोइंग साइन ऑफ फटीक, मतलब एक बार कोई मूवमेंट चलता है, कुछ समय तक चलता है, उसके बाद उसमें दोबारा से एक एनर्जी के साथ हमें दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है, ऐसा मानना है। क्योंकि वो मूवमेंट को हम विदाउट एनी एनर्जी अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो ज़्यादा समय तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ये हाईलाइट किया गया। फिर आपका खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में है, तो इसका इवैल्यूएशन है, तो उसमें जो मूवमेंट है अर्बन मुस्लिम को नेशनल मूवमेंट में लेकर आया। एट द सेम टाइम जो कम्युनलाइज्ड द नेशनल पॉलिटिक्स टू एन एक्सटेंट, का जो कम्युनलाइजेशन है वो भी देखने को आपको मिला। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉलोनियल जो रूल है इट वाज बेस्ड ऑन टू मिथ्स। पहला कि सच रूल्स वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन, एंड टू दैट इट इज़ इनविंसिबल। मतलब कि एक बार ये माना जाता था कि ये जो रूल है ये एक तरीके से इंडिया के इंटरेस्ट में है। दूसरा ये बोला गया कि ये माना जाता था कि उस रूल को हटाया नहीं जा सकता था। तो ये एक थिंकिंग थी, तो ये चीज़ आपकी अफेक्ट हुई। फिर स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स के ऊपर अगर देखा जाए तो आफ्टर गांधी जी अरेस्ट मार्च 1922 उसके बाद कुछ सेक्शंस ऑफ लीडर भी इमर्ज हुए। सीआर दास थे आपके, मोतीलाल नेहरू थे, फिर आपके अजमल खान जो थे उन्होंने ये कहा कि जो जो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाइकआउट कर रहे हैं वो सही नहीं है। इट मीन्स वहाँ का जो स्टेट असेंबली के लेवल पे है हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। एंड ये कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें एंट्री होना चाहिए, इसलिए उनको स्वराजिस्ट बोला गया। दूसरे जो थे जैसे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालाचारी, और ये जो थे तो इनको जो है इनकी अगर बात करें तो ये जो सी राजा गोपालाचारी, एम ए अंसारी, इनको नो चेंजर्स आपका बोला गया। फिर एक आपका गया सेशन हुआ था कांग्रेस का दिसंबर 1922 के अंदर, और उसमें कुछ चीज़ों पर एग्री किया गया। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू है उन्होंने रिज़ाइन किया फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप एंड सेक्रेटरीशिप रिस्पेक्टिवली ऑफ द कांग्रेस। और उन्होंने अनाउंस किया
कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन आपका किया जाए। और स्वराजिस्ट जो उनका आर्गूमेंट था कि जब तक आपका कोई मूवमेंट नहीं चल रहा है तो ऐसे खाली नहीं बैठना चाहिए, हमको कई सारे जो अभी हैं तो जो स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस है, उसको हमें यूज़ करना चाहिए। ये चीज़ उनके द्वारा आपकी कही गई थी। अब कई चीज़ उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी देखा गया, जैसे फॉर एग्जांपल गाइडिंग मोटिव ऑफ द ब्रिटिश इन गवर्निंग इंडिया इज टू सिक्योर सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। ये चीज़ हाईलाइट की गई थी कि वो ब्रिटिशर्स जो थे वो प्रयास कर रहे थे कि अपने इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट जो है करें। गांधी जी का जो एटीट्यूड था स्वराजिस्ट के प्रति, पहले उन्होंने अपोज किया था, बाद में फिर उन्होंने मतलब अपोज किया था कि काउंसिल की एंट्री के बाद में थोड़ा सा आपका थोड़ा सा रिकन्सिलिएशन हो गया था, बातचीत हो गई थी और कई सारी चीज़ों पे जो है आपका एग्रीमेंट भी हुआ था। इसके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ही फेल्ट पब्लिक ओपोजिशन टू द प्रोग्राम ऑफ द काउंसिल एंट्री वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। अगर गांधी जी डायरेक्ट आपका अपोज करेंगे तो फिर उनके लिए भी इतना आसान नहीं हो पाएगा अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाना। वो अपने तरीके से लड़ना चाह रहे थे। अब फिर उसके बाद अगर देखा जाए इन नवंबर 1923 इलेक्शंस स्वराजिस्ट हैज़ मैनेज टू विन 42 आउट ऑफ 141 इलेक्टेड सीट्स एंड यहाँ पे क्लियर मेजोरिटी थी प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड लेजिस्लेशन। और उन्होंने ज्वाइन किया हैंड विथ लिबरल्स एंड इंडिपेंडेंट्स लाइक जिन्ना और मदन मोहन मालवीय हैं, उनके साथ भी वो जुड़े। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कई सारी एक्टिविटी जो स्वराजिस्ट जो थे उनके द्वारा परफॉर्म की गई थी, स्वराजिस्ट एक्टिविटी इन द काउंसिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्वराजिस्ट थे बाय 1924 स्वराजिस्ट पोजीशन वीक पड़ गई थी बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट स्प्लिट। स्वराजिस्ट के बीच में ही स्प्लिट आपका काफ़ी था। अब उसमें भी आपके रेस्पॉन्सिविस्ट नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट स्वराजिस्ट के बीच में भी डिवाइड हो गए थे। फिर सीआर दास थे, उनकी भी डेथ हो गई थी, उससे फर्दर आपका वीक हो गया था। तो रेस्पॉन्सिविस्ट थे एमंग स्वराजिस्ट। उसमें अगर देखा जाए तो लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर, इन्होंने एडवोकेट किया कि गवर्नमेंट के साथ हमें कोऑपरेट करना है जब तक आप हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। नॉन जो रेस्पॉन्सिविस्ट थे जैसे मोतीलाल नेहरू और इस सब थे वो ऐसा आपका नहीं मानते थे। 1930 में जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने फाइनली वॉकआउट किया एज अ रिजल्ट ऑफ द लाहौर कांग्रेस रिजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज एंड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसकी स्टार्टिंग में। अब उनके कई प्रकार के जैसे अचीवमेंट्स है, कुछ पॉइंट्स जो हमें देखना है। पहले जैसे मान लो जो विट्ठल भाई पटेल है उन्हें इलेक्ट किया गया एज अ स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एक अचीवमेंट है। फिर उन्होंने जो मॉनफोर्ड स्कीम था उसको भी अपोज किया था, लाइक एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ दिस स्कीम मॉनफोर्ड, जो स्कीम आपकी जो है वो थी। नेक्स्ट देखा जाए नेक्स्ट एक कुछ जो पॉइंट्स हमें आगे ध्यान में रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो फॉर्म की गई थी 1920 में ताशकंद के अंदर, ये फैक्ट आपको याद रखना है। बाय एम एन रॉय और अबानी मुखर्जी इन्होंने बनाया था। 1924 के अंदर देखा जाए तो मैनी कम्युनिस्ट S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, उनको जेल किया गया इन कानपुर के बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर। 1929 के अंदर आपका मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस भी आपका हुआ। एक्टिविज़म इन इंडियन यूथ का पार्टिसिपेशन भी धीरे धीरे काफ़ी जो है वो इंक्रीज़ हुआ। तो उसमें जैसे ऑल ओवर स्टूडेंट लीग्स वेयर बीइंग एस्टैब्लिश्ड एंड जो स्टूडेंट्स थे स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड किए गए। 1928 में जवाहरलाल नेहरू उन्होंने वो प्रेसाइड किया और ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को उन्होंने आपका प्रेसाइड किया। फिर देखा जाए तो पीसेंट एजिटेशन की बात किया जाए, जो पीसेंट एजिटेशन है तो पीसेंट एजिटेशन में रंपा रीजन आंध्र प्रदेश के अंदर वहाँ पे एजिटेशन देखने को मिला, राजस्थान में मिला, रैयतवरी एरियाज़ बॉम्बे और मद्रास का जो एरिया है। फिर गुजरात में बरदौली सत्याग्रह भी आपका पटेल जी थे उनके द्वारा 1928 के द्वारा और 1928 में हुआ। फिर आपका ट्रेड यूनियनिज्म भी हुआ। ट्रेड यूनियन जो मूवमेंट है वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की गठन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का जो कांग्रेस है वो आपका फॉर्मेशन हुआ 1920 में। लाला लाजपत राय उसके पहले प्रेसिडेंट रहे और दीवान चमन लाल उसके जनरल सेक्रेटरी बने। तिलक वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मूविंग स्पिरिट इसके पीछे। मेजर स्ट्राइक आपकी 1920 के अंदर हुआ इन खड़गपुर, रेलवे वर्कशॉप टाटा आयरन स्टील वर्क जमशेदपुर के अंदर मेजर उसमें रहा। तो यहाँ पे बॉम्बे टेक्सटाइल जो मिल है उसमें अगर देखा जाए तो लगभग काफ़ी सारा वहाँ भी प्रोटेस्ट आपका हुआ। फिर बर्किंघम कर्नाटिक मिल है वहाँ पे भी आपका जो है प्रोटेस्ट हुआ। कई प्रकार के देखा जाए तो कास्ट मूवमेंट्स भी हुए, मैनी कास्ट मूवमेंट्स ऑल्सो बीइंग हेल्ड। तो जैसे जस्टिस पार्टी मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट,
अंडर पेरियार, ईवी रामास्वामी, सत्यशोधक एक्टिविस्ट इन सतारा महाराष्ट्र, भास्कर राव जाधव महाराष्ट्र, महर अंडर अंबेडकर महाराष्ट्र, रेडिकल एजावाज अंडर के अयप्पन एंड सी केसवन इन केरला, यादवाज इन बिहार इन फॉर इम्प्रूवमेंट्स इन सोशल स्टेटस, और यूनियन पार्टी अंडर फजल ए हुसैन। ये आपका क्या। फिर आपकी कई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हुई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था पंजाब के अंदर, पंजाब, यूपी और बिहार के अंदर। फिर युगांतर अंसुलन ग्रुप, और फिर बाद में चितागोंग रिवोल्ट ग्रुप है, वो सूर्यसेन जो है उनके द्वारा बंगाल के अंदर आपका गठित किया गया। रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ हैं, टेररिज्म शब्द यूज़ नहीं करना है क्योंकि पुरानी किताब है, बट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आप देखो तो यहाँ पे कई जो मेजर लीडर्स है रिवोल्यूशनरी ग्रुप के, लाइक है ना, कई देखा जाए तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और इस सब में आपका जो है पार्टिसिपेट भी किया था। एंड जिसमें जोगेश चंद्र चटर्जी थे, उसके बाद सूर्य सेन थे, उसके बाद आपके भगत सिंह थे, सुखदेव थे, चंद्रशेखर थे, आज़ाद थे, शिव वर्मा, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कपूर, जतिन दास, और दो सेपरेट स्टैंड्स रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में भी आपके डेवलप हुई। एक बंगाल में था, मतलब दो स्ट्रीम्स डेवलप हुई, एक तरफ बंगाल में था और दूसरी तरफ आपका पंजाब, यूपी और बिहार का जो रीजन था वहाँ था। अब कई जर्नलिस्ट थे, वो भी आपका लिखते आपके रहते थे। अगर पंजाब, यूपी और बिहार की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, एसोसिएशन आर्मी और एचआरए, बाद में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बोला गया, एचएसआरए, और ये फाउंड किया गया था अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जगदीश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल के द्वारा। और इसमें यही था कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको लेकर आया जाए, उसमें आम का इस्तेमाल किया जाए, आर्म्स एमिनेशन का इस्तेमाल किया जाए और कॉलोनियल रूल को ख़त्म किया जाए। काकोरी जो रॉबरी है वो अगस्त 1925 के अंदर हुई थी। एंड यहाँ पे जो मेजर लीडर्स आप याद रखो, बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लहरी थे। और फिर इसके बाद एचएसआरए की बात किया जाए, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द एचएसआरए, तो एचएसआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, आपकी इसकी मीटिंग हुई फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा फ्रॉम पंजाब एंड बेजॉय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा ये और जयदेव कपूर फ्रॉम यूपी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसमें ये जो बिलीव करते थे, पहले तो इन्होंने सोशलिज्म का जो आइडिया है उसको माना और साथ में कलेक्टिव लीडरशिप को जो है वो आपका माना। फिर आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अगर देखा जाए तो बॉम्ब फेंका गया था, तो भगत सिंह और जो बतकेश्वर दत्त, दे वर आस्क्ड टू थ्रो अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन अप्रैल 8, 1929 अगेंस्ट द पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसके खिलाफ इन्होंने किया। देखो, अगर आप देखो ये किताब तो पढ़नी ही है, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर इस किताब को पढ़ भी रखा है सामने, अगर आप रखो और आराम से इस चीज़ को सुनते जाओ, क्योंकि देखो फाइनली यही कंटेंट पूरी किताब से जो है आपको पढ़ना है। और ये पहली बार प्रयास किया जा रहा है कि आप लाइव किताब किस तरीके से पढ़ो, ये देखा जा रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्हें हैंग किया गया था मार्च 23, 1931 के अंदर। बंगाल की बात किया जाए तो जो दास हैं उनकी डेथ 1925 में हुआ। फिर उसका जो बंगाल कांग्रेस है वो दो भाग में बट गई, एक जेएम सेन गुप्ता जो कि अंसुलन ग्रुप ज्वाइंट फोर्सेस विथ हिम, एंड द अदर जो था अदर जो सेक्शन आपका बना था उसमें सुभाष चंद्र जो बोस थे वो एक अलग सेक्शन आपका जो है वो बना था। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे एक किताब का नाम मेंशन्ड है, एंड द बुक इज़ दैट इज़ द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, रिटन किया गया था भगवती चरण वोहरा के द्वारा। एंड जो रिवोल्यूशन है ये भी बिलीव किया गया था, भगत सिंह जो थे उनके द्वारा भी माना जाता था कि जो रिवोल्यूशन है वो मासेस के द्वारा, फॉर द मासेस, बाय द मासेस आपका किया जा सकता है। एंड जो भगत सिंह है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 के अंदर, जो एक प्रकार से रिवोल्यूशनरी विंग थी। और उसमें पार्टिसिपेशन यूथ, पीसेंट, वर्कर्स, ये सब आपके पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इस पर भी फोकस आपका जो है वो किया गया। इसके बाद देखा जाए तो अगर कई प्रकार की जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई उसमें कई दूसरे नाम भी हैं, सूर्य सेन भी हैं, और कई जो यंग वुमेन हैं उन्होंने भी सूर्य सेन के साथ काफ़ी पार्टिसिपेशन किया, जैसे कल्पना दत्त है, सुनीति घोष है, शांति घोष है, सुनीति चंदेरी है, प्रीति लता वाडेदर है, ये आपकी थी। एंड फिर धीरे धीरे फिर कम्युनलिज्म का ग्रोथ हुआ, बट यहाँ पे कोई ऐसा प्रश्न यहाँ नहीं बनेगा। इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आपका जो एक पार्ट आता है ये आ जाता है, दैट इज़ एंटी साइमन कमीशन। ठीक है, ये पार्ट आ जाता है। एंटी साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो ये जो एंटी साइमन कमीशन है
अगर एंटी साइमन कमीशन की बात करें तो ये साइमन कमीशन है, इसका गठन किया गया था जिसमें सिर्फ वाइट मेंबर्स मतलब ब्रिटिशर्स ही थे, इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसे साइमन कमीशन भी कहा क्योंकि जॉन साइमन जो है इसके चेयरमैन थे। नवंबर 8 1927 में इसका फॉर्मेशन आपका किया गया था और एम इसका ये था कि क्या इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए तैयार है कि नहीं, इस चीज़ को देख के आपका बताना था। कांग्रेस की रिस्पांस की अगर बात किया जाए उस समय, तो कांग्रेस की रिस्पांस, इफ़ यू टॉक अबाउट द कांग्रेस रिस्पांस, तो कांग्रेस सेशन मद्रास में हुआ था जिसमें एम ए अंसारी ने डिसाइड किया कि इसको पूरे तरीके से बॉयकॉट किया जाए। फिर उसके बाद नेहरू जो थे उन्होंने सक्सीड किया और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। ये रेजोल्यूशन आपका जो है वो किया गया। फर्दर पब्लिक रिस्पांस भी अगर देखा जाए, जब वो फरवरी 3 1928 में लैंड किए बॉम्बे में, तो सब ब्लैक जो फ्लैग है वो उनको आपका दिखाया गया। अब क्योंकि चैलेंज किया गया था, लाइक फॉर एग्जांपल जब आपका साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट आपका हुआ, तो यहाँ पे इसके इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे कई प्रकार के लेवल पे डिमांड उठी, रिफॉर्म्स की बात की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात आपकी की गई। और इवन जो बर्कन हेड है, लॉर्ड बर्कन हेड है, उसने भी क्या किया कि कहा कि आप खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन में एग्री होकर बताओ। और फिर काफ़ी टेंशन भी हुई। फिर इसके बाद कमेटी का गठन एक किया गया था जिसमें तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम एस एन ए, मंगल सिंह, अली इमाम, सुआब कुरैशी, जी आर प्रधान, ये सब आपके थे। और यहाँ पे देखा जाए तो एक सब कमेटी चेयरमैनशिप मोतीलाल नेहरू उनके पास थी। इस कमेटी का गठन किया और फिर इस कमेटी ने अगस्त 1928 के अंदर जो आपका मतलब अपना जो रिकमेंडेशन है वो आपका प्रोवाइड किया और इसने डोमिनियन स्टेटस को सामने रखा, मतलब विदिन द जो भी होगा विदिन द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो है वो किया जाएगा, ऐसा उन्होंने माना गया। तो इसको काफ़ी अपोज भी किया गया जैसे स्टार्टिंग में। तो नेहरू रिपोर्ट कन्फाइंड इटसेल्फ टू द ब्रिटिश इंडिया तक ही अपने आप को सीमित रखा। डोमिनियन स्टेट जो है ऑनलाइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन, ये फोकस किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया गया कि मतलब जैसे हिंदू का अपना अलग वोट, मुस्लिम्स का अपना, इसको रिजेक्ट किया गया। लिंग्विस्टिक प्रोविंस की बात किया गया था। 19 फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, ये बात किया गया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो एट द सेंटर। फिर इंडियन पार्लियामेंट एट द सेंटर टू कंसिस्ट ऑफ 500 मेंबर हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, तो 500 मेंबर्स मेंबर हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव आपके जो है वो होने चाहिए और इलेक्शन के माध्यम से उनका चयन होना चाहिए। कल्चर और रिलीजियस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, स्टेट और रिलीजन को पूरे तरीके से अलग करना। फिर आपका जो है कई प्रकार के जो प्रपोजल्स आपके जो रखे गए, जैसे लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम जो लीडर्स हैं उन्होंने भी दिल्ली में मीट किया और उन्होंने भी फिर अपने कुछ प्रपोजल्स रखे। दीज प्रपोजल्स वेयर एक्सेप्टेड बाय द मद्रास सेशन ऑफ द कांग्रेस और इन्हें दिल्ली प्रपोजल्स भी कहा गया। कई प्रपोजल एक्सेप्ट किए गए, जैसे जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। फिर 3 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस का फॉर्मेशन होना चाहिए, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इनका भी फॉर्मेशन आपका होना चाहिए। अब इस पर जो ये बातें इन्हें रखी गई थी बट सभी में एग्री नहीं किया गया था, फिर इस पर काफ़ी आपका टेंशन भी हुआ। फिर उसके बाद जो जिन्ना था उसके कुछ पॉइंट्स आए थे, उसने भी कुछ बातें आपकी कही थी। इसमें 14 पॉइंट्स है, तो 14 पॉइंट्स में से 14 का 14 तो याद नहीं रखने, बट मेन ये रखो कि उसने एक पॉइंट रखा था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, प्रोविंस की ऑटोनॉमी होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, फुल रिलीजियस जो फ्रीडम है सारी कम्युनिटी के लिए होना चाहिए, सेपरेशन, सिंध को बॉम्बे से सेपरेशन आपका होना चाहिए। तो इसको भी काफ़ी अपोज जो है वो किया गया था। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ जो चीज़ें हैं वो चलने लग गई। फिर यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट थी वो अप्रूव की गई बाय नेहरू रिपोर्ट वाज अप्रूव्ड, बट कुछ यंगर एलिमेंट्स थे जैसे नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, उन्होंने अपना डिससेटिस्फैक्शन इस पर रखा, वो इस पर एग्री जो है वो नहीं कर रहे थे। और डिमांड क्योंकि पूर्ण स्वराज की चल रही थी और टाइम पीरियड भी रखा गया कि 1 साल के अंदर जो है ये होना चाहिए, इसका भी कंटिन्यूस बेसिस में जो है डिमांड किया गया। फिर अगर फर्दर वी शुड प्रोसीड तो यहाँ पे 1929 के मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस थे जिसमें बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। इरविन स्टेटमेंट आया, जो लॉर्ड इरविन थे कि उसने कहा कि क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। अब इसमें कांग्रेस ने अपनी बातें रखी कि अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें कहा कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो डोमिनियन स्टेटस है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और कांग्रेस शुड हैव मेजोरिटी
रिप्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कांग्रेस है उसका मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है वो आपका फॉलो किया गया। जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो है इसमें लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने जो है लाइक ही पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज और नॉमिनेट किए गए प्रेसिडेंट फॉर द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस दिसंबर 1929 और पूर्ण स्वराज का जो है वो सामने आपका पॉइंट्स रखे गए। सो यहाँ पे कुछ बातें जो रखी गई थी लाहौर कांग्रेस की जो सेशन हुआ था, एक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बायकॉट करना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना एज द एम ऑफ द कांग्रेस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे जो है वो आपका फोकस किया गया। फिर दिसंबर 1929 में इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो आपका प्रोवाइड किया गया। फिर आपका शुरू हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहले गांधी जी थे, उन्होंने 11 डिमांड रखे थे। इसमें जैसे जो एक्सपेंडिचर है आर्मी सिविल सर्विस का उसको रिड्यूस करना बाय 50%, ये कुछ डिमांड्स हैं जो कि रखे गए थे। फिर टोटल प्रोहिबिशन इंट्रोड्यूस करना, रिफॉर्म्स लेकर आना, कैरी आउट रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। फिर यहाँ पे ये भी कहा गया चेंज आर्म्स एक्ट, उस पर बदलाव करना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करना, पोस्टल रिजर्वेशन बिल है उसको एक्सेप्ट करना। फिर उसके बाद कुछ और भी डिमांड थे जो रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो है, फिर उसके बाद टेक्सटाइल प्रोटेक्शन करना, फिर लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करना, ये सारे आपके डिमांड आपके किए गए। और फिर उसके बाद आपका जो है सॉल्ट मतलब डांडी मार्च की शुरुआत हुई और सॉल्ट को चूज़ किया गया एक प्रोटेस्ट के रूप में कि उसके माध्यम से प्रोटेस्ट किया जाए। यहाँ पे कहा गया कि क्योंकि ये जो सॉल्ट है वो सभी के लाइफ से पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है और उसमें टैक्स भी जो है वो कंटिन्यूसली इम्पोज हो रहा है। सॉल्ट की बात करें इन अ फ्लैश लिंक टू आइडिया ऑफ स्वराज, इसको स्वराज के आइडिया से भी ईजिली जो है वो लिंक कर सकते हो। और क्योंकि हर एक इंसान इससे जुड़ा हुआ है तो लोग भी जो एक प्रकार से ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन है उसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर आपके डांडी मार्च मार्च 12 से अप्रैल 6 तक चली 1930 में। ऑन मार्च टू 1930 गांधी जी ने इन्फॉर्म किया वाइसरॉय ऑफ हिज प्लान ऑफ एक्शन और कि हम किस तरीके से जो है प्रोसीड करेंगे। 78 मेंबर्स थे, साबरमती आश्रम से आपके वो चले, फिर वो हेडक्वार्टर इन अहमदाबाद थ्रू द विलेज ऑफ गुजरात और फिर जो है आपका डांडी रीच किए आपके अप्रैल 6 को वो डांडी रीच किया। अब इसमें देखो ये जो मूवमेंट था इस पर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कई लोगों ने रोल प्ले किया। जैसे तमिलनाडु में सी राजागोपालाचारी जो है उन्होंने मार्च जो है वो मार्च लीड किया। मालाबार में के केलप्पन जो है उन्होंने मार्च लीड किया। असम के अंदर देखा जाए तो मूवमेंट हुआ आपका सिलहट से नोखाखली जो है वहाँ पे मूवमेंट हुआ। आंध्र प्रदेश में कई कैंप्स का गठन आपका किया गया है। एंड नेहरू जो थे अरेस्ट किए गए अप्रैल 1930 में सॉल्ट लॉ को डिफाइंस की वजह से उनका भी अरेस्ट हुआ। फिर आफ्टर गांधी जी अरेस्ट फिर कई जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी उसने कई बातें रखी कि रेवेन्यू का पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू रैयत वाली एरियाज़ के अंदर, चौकीदार जो कैंपेन है, चौकीदार टैक्स कैंपेन जमींदारी एरिया में वो नहीं हो, मतलब जो टैक्स दिया जाता वो नहीं होगा, फॉरेस्ट लॉ को नहीं मानना, ये रखा गया। चिटागोंग में सूर्य सेन है उन्होंने रोल प्ले किया। पेशावर की अगर बात करें तो पेशावर के अंदर खान अब्दुल गफ्फार खान एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म जो वर्क है अमंग द पठान उसको किया और उन्होंने एक पॉलिटिकल मंथली भी शुरुआत किया जिसका नाम पख्तून था और ऑर्गेनाइज किया एक वॉलंटियर ब्रिगेड खुदाई खिदमतगार पॉपुलरली नोन एज द रेड शर्ट, ठीक है, रेड शर्ट जिसे कहा। सोलापुर की बात करें तो यहाँ पे दिस इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ सदर्न महाराष्ट्र वॉज द फियरेस्ट रेस्पॉन्स टू गांधी अरेस्ट। यहाँ पे टेक्सटाइल वर्कर्स हैं उन्होंने काफ़ी अधिक जो है प्रोटेस्ट आपका किया। फिर आपका धरसना एक जगह है धरसना, वहाँ पे सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल जो है उन्होंने आपका जो प्रोटेस्ट किया सॉल्ट को लेके। बिहार के अंदर आपका जो चौकीदार टैक्स है उसको दिया नहीं गया। बंगाल के अंदर एंटी चौकीदार टैक्स हुआ। एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स कैंपेन जो है वो भी आपका उस पर भी फोकस किया गया। गुजरात के अंदर देखा जाए तो फेल्ट इन आनंद बोरसद और नदियाद एरिया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट बदौली सूरत डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। और आसाम के अंदर एक पावरफुल एजिटेशन शुरू हुआ ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट द इनफेमस कनिंघम सर्कुलर, जिसके तहत क्या था कि उन जो पेरेंट्स थे उनको फोर्स किया गया था कि आप जो है अपने बच्चों को देखो कि वो इस तरीके की किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना करें। तो इसके ये सर्कुलर था इसके खिलाफ भी काफ़ी आपका प्रोटेस्ट हुआ। फिर उसके बाद मणिपुर और नागालैंड की अगर बात किया जाए
तो यहाँ पे रानी गैदिनुली जो नागालैंड के, उन्होंने रेस किया बैनर का रिवोल्ट अगेंस्ट फॉरेन रूल। शी वॉज कैप्चर्ड इन 1932 और फिर उन्हें सेंटेंस हुआ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस वाज आल्सो कैरिड आउट। प्रभात फेरीज, वानर सेना, मंजरी सेना, सीक्रेट पत्रिका, ये इसके माध्यम से। अब इसका कई सारा इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट आपसे नहीं कोई पूछेगा। फिर मास पार्टिसिपेशन में देखो, वुमेन का पार्टिसिपेशन था, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन था, मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन उतना अधिक नहीं था जितना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के उसमें था, इस अकॉर्डिंग टू द कंटेंट दैट इज़ रिटन। कुछ एरियाज था वहाँ पे उनका जो पार्टिसिपेशन था वो देखने को आपका मिला है। मर्चेंट्स और पेटी ट्रेडर्स थे, वो भी काफ़ी एंथुजियास्टिक थे, उन्होंने भी कई लेवल पे जो है पार्टिसिपेशन किया। जुलाई 1930 के अंदर अगर देखा जाए, यहाँ पे जुलाई 1930 जो वॉइसराय है उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात किया। यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जैसे ये आपका साइमन कमीशन आया और उसमें डोमिनियन स्टेटस भी मेंशन आपका नहीं था, और जो भी डिमांड रखी गई तो उसको किसी भी डिमांड को माना नहीं गया था। फिर काफ़ी टेंशन भी शुरू हुई। फिर इसमें जो बातचीत भी रखी गई तो तेज बहादुर सप्रू और एम एच जायकर, उन्हें पॉसिबिलिटी की कांग्रेस और सरकार के बीच में कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, तो उसमें जो बातचीत है वो आपकी शुरू की गई। बातचीत की जो है एक रास्ता ओपन किया गया। फिर मोतीलाल और जो जवाहरलाल नेहरू है उनको यारावट जेल लेकर गया। अब देखो, फर्स्ट राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें फर्स्ट एवर जो कॉन्फ्रेंस अरेंज किया गया ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में। ठीक है। और यहाँ पे कांग्रेस और ज़्यादातर जो बिजनेस लीडर्स थे उन्होंने बायकॉट भी किया। पहला जो राउंड टेबल कांग्रेस था, कॉन्फ्रेंस थी, बट मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और इन्हों सब ने पार्टिसिपेट किया। गांधी इरविन पैक्ट आया जनवरी 25, 1931 के अंदर, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा गया। अब इसमें कई सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट की गई थी, क्योंकि कहा गया कि अगर आप इनको नहीं मानोगे तो फिर भी विल बी फोर्स्ड कि हम जो है हम स्टार्ट कर दें जो मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस का। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जो कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस नहीं है उनको रिलीज करना, रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज, लीनियंट ट्रीटमेंट टू दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैड रिजाइंड, राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ठीक है। राइट टू मेक सॉल्ट्स इन कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये भी आपका किया गया कि सॉल्ट बनाने का उनको राइट प्रोवाइड करना। राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग एंड जो इमरजेंसी ऑर्डिनेंस है उसका विड्रॉ करना, ये सारी चीज़ें हैं। गांधी जी जो हैं उसमें और भी कुछ जो है बिहाफ ऑफ द कांग्रेस एग्री किया, ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस एग्रीड कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको सस्पेंड कर देंगे और नेक्स्ट राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करेंगे। वॉइसरॉय जो है कुछ डिमांडें थी जिनको नहीं माना गया, बिल्कुल भी नहीं माना गया। तो यहाँ पे पहली तो पब्लिक इंक्वायरी लेकर आना, जो आपका पुलिस एक्सेस है उसके जो पब्लिक इंक्वायरी है उस पर कहा गया कि हम उस पर एग्री नहीं करेंगे। और जो भगत सिंह थे उनके लिए कहा गया था कि उन्हें फांसी की सज़ा दी जा रही है तो उसको चेंज किया जाए, तो उस पर भी जो है एग्री नहीं हुआ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो कराची कांग्रेस सेशन 1931 में। तो मार्च 1931 के अंदर स्पेशल सेशन लेकर आ गया कांग्रेस का, जो कि कराची के अंदर हुआ था। और उसमें फिर जो भी ये गांधी इरविन पैक्ट है उनके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने की बात आपकी की गई है। अब इसमें जब मूवमेंट हुआ तो उसमें जो पंजाब नौजवान भारत सभा के लोग थे उन्होंने काफ़ी डेमोस्ट्रेशन भी हुआ। और इसमें जो ये कराची सेशन है इसमें कई सारी बातें आई। पहले तो दिल्ली जो पैक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट है, उसको एंडोर्स किया गया। जो पूर्ण स्वराज का गोल है उसको हाईलाइट किया गया। 2 रिजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए, एक तो फंडामेंटल राइट्स पे, दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के अंदर है। इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब बातें आपकी हाईलाइट की गई, बट ये पॉइंट्स ही पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं तो यही थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर इन्होंने नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम भी सामने रखा गया। और पहली बार जो फर्स्ट टाइम, यहाँ पे ये लाइन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम कांग्रेस स्पेल्ट आउट व्हाट स्वराज वुड मीन फॉर द मासेस के लिए स्वराज का मतलब क्या होगा, इस चीज़ को हाईलाइट किया गया। एंड इन ऑर्डर टू एंड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मासेस पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट इंक्लूड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द स्टार्विंग पीपल, इस चीज़ को सामने आपका रखा गया। फिर आपका सेकेंड राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस चली, तो यहाँ पे
चर्चिल था, चर्चिल ने कहा कि हम ऐसे उनके साथ एक साथ ऐसा नहीं बैठ सकते, और जो गांधी जी गए तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था उसमें भी काफ़ी कमी थी, तो ये भी एक फैक्ट था। फिर सेशन सून गॉट डेड लॉक्ड एक माइनॉरिटी क्वेश्चन पे, सेपरेट जो इलेक्टोरेट है वो डिमांड किया जा रहा था मुस्लिम्स, डिप्रेस्ड क्लास और क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस के द्वारा, और वो माइनॉरिटी पैक्ट का डिमांड आपका जो है कंटिन्यूस बेसिस में कर रहे थे। और यहाँ पे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध को, और इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी का गठन करना, 3 एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा, और साथ में ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड जो है वो उसको एक्सप्लोर आपका किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है हाईलाइट की गई थी, और माइनॉरिटी पैक्ट पर भी जो है वो फोकस आपका किया गया था मैकडोनल्ड के जो है मैकडोनल्ड के द्वारा। अब इसमें देखो क्या है कि अप्रैल, यहाँ नेक्स्ट देखो, अप्रैल 1934 के अंदर गांधी जी ने डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि देखो कई बातें जो कही गई थी उसको माना नहीं गया था, फिर दोबारा से इनिशिएट करने का उन्होंने प्रयास किया, बट वो हो नहीं पाया। अब इसमें जो कम्युनल अवार्ड जो मैकडोनल्ड ने किया था, तो उसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस ऑलरेडी उन्हें माइनॉरिटी के रूप में कंसिडर किया जाता था। फिर कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर द डिप्रेस्ड क्लास ऑल्सो टू बी माइनॉरिटी, और उन्हें फिर उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट आपका रख दिया। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न भी था, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा डिवीजन समाज के अंदर जो है वो हो जाता, और इंडिया की यूनिटी और नेशनलिज्म के खिलाफ था। ऐसा गांधी जी जो थे उनका भी ये कहना था कि भारत की यूनिटी के खिलाफ भी ये पूरे तरीके से होता। तो बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने, जैसे उन्होंने फिर फास्ट भी रखा, फिर बहुत सारे जो आपके लीडर्स हैं वेरियस है ना, तो उन्होंने बी आर अम्बेडकर जैसे MC राजा, मदन मोहन मालवीय उन्होंने साथ में, और पूना पैक्ट, फिर इसका आपका पूना पैक्ट के माध्यम से। तो पूना पैक्ट में देखो क्या रखा गया कि जो BR अम्बेडकर हैं उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास जो है उनके बातों को सामने रखा सितंबर 1932 में, और ये जो पैक्ट है इसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट जो सेपरेट डिप्रेस्ड क्लास है उनके लिए ख़त्म किया गया। बट जो सीट है वो रिजर्व जो सीट थी उनको इंक्रीज़ किया गया 71 से 147 तक, जो सीट है वो आपकी रिजर्व आपका किया गया। अब इसमें देखो फिर नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में ये जैसे यहाँ पे देखो ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और ये सारी चीज़ें जो मेंशन्ड है, ये आपको करना है आपकी पॉलिटी की किताब से पढ़ना, जो लक्ष्मीकांत का पहला ही जो चैप्टर है उससे आपको करना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, जो जो चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं 1-2 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखो मैं अब प्रयास कर रहा हूँ, देखो आपके लगभग हमने 1939 तक का चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, और फर्दर हम आगे भी कवर कर रहे हैं। अब ये बहुत पुरानी किताब है, हमारे टाइम की किताब है, तो इसकी स्थिति थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही है। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर ऐड हुए हो तो हुए हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेगा अगर आप थोड़ा सा फोकस करें। अगर आप ये जो कंटेंट है इसको थोड़ा सा समझ लें कि आपको आइडिया रहेगी। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि किताब पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आप मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप 50-100 किताब पढ़ डालो, लेकिन हाँ कुछ बेसिक किताबें जो होती हैं जो सभी लोग पढ़ते हैं तो आपको भी पढ़ना चाहिए, उसको उससे भागना नहीं चाहिए। काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी अगर आप इन किताबों को पढ़ते हैं, ये आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये चीज़ आपको मन के अंदर बना के रखनी है। तो अगर आप जैसे अभी हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया, देखो इतना ऑलमोस्ट कवर कर लिया, इतना सारा पार्ट है, और आपका लगभग वीडियो 1.5 घंटे के आसपास क्लास अभी हुई होगी। तो अगर आप इसको जैसे जैसे जो पहली बार देख रहे होंगे तो उनको 1-2 बार 3 बार इसको सुन लो, तो माइंड में कहानी थोड़ा सा बन जाएगी। जिन्होंने पढ़ रखी है किताब तो उनको तो लिए तो बढ़िया ही है, बड़ा जल्दी जल्दी आपको पता चल रहा है कि अच्छा मुझे इस हिस्से में ये पढ़ना है, और ये जो बातें मैंने आपको बताई ये तो करना ही है, इससे आपको दूर नहीं भागना। चलो स्टार्ट करते हैं। 1939 से 1947 की बात है इसमें, और इसमें कई सारे एस्पेक्ट हैं, उसको क्या क्या हाईलाइटेड है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि बिफोर द वॉर कांग्रेस ने, जैसे अब वहाँ पे विश्व युद्ध जो चल रहा था तो उसमें फासिज्म, नाजिज्म, मिलिट्रिज्म, ये इसमें डिवीज़न आपका चल रहा था, और इसमें जो कई लीडर्स थे वो ब्रिटिशर्स की जो एक थिंकिंग थी उसके साथ ज़्यादा जुड़े हुए थे। मतलब जो एक सोशलिस्टिक और कम्युनिस्ट जो विचारधारा उसमें, बट गांधी जी जो थे उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया था एलाइड पावर के लिए। सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा ये हमारे पास एक अच्छा मौका है, हम अपनी बातों को रखवा सकते हैं।
ये सब बातें आपकी जो है वो रखी गई। अब यहाँ पे हमारे लिए जो काम का आता है वो शुरू होता है यहाँ से आपका शुरू होता है, दैट इज़ अगस्त ऑफर से, ठीक है। तो पहली चीज़ तो पाकिस्तान रिजोल्यूशन आया लाहौर मार्च 1940 के समय। फिर इसके बाद अगस्त ऑफर याद रखो, तो अगस्त ऑफर आपका 1940 के रहा। देखो सबसे बड़ा चिंता जो ब्रिटिशर्स को हो रही थी वो यही हो रही थी कि सबसे ज़्यादा जो चिंता आपकी ब्रिटिशर्स के मन के अंदर चल रही थी वो यही चल रही थी कि कैसे एक प्रकार से उनके मन में यही सबसे बड़ी चिंता चल रही थी कि कैसे जो इंडियंस हैं उनका साथ आपका लिया जाए। तो यहाँ पे पहले तो डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया ये रखा जाए, मतलब कुछ बातें जो इंडियंस को अच्छी लगे, जो चाहते हैं उसको रखा जाए, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था। तो उन्होंने अगस्त ऑफर 1940 में लेकर आए। तो यहाँ पे जैसे डोमिनियन स्टेटस ऑब्जेक्टिव के रूप में रखा गया, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करना, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको सेटअप करना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका गठन किया जाएगा। ये सब आपका किया गया। फिर यहाँ पे देखा जाए इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब यहाँ पे इंडिविजुअल जो सत्याग्रह है, इंडिविजुअल सत्याग्रह अगर देखा जाए ये आया, इंडिविजुअल सत्याग्रह को दिल्ली चलो मूवमेंट भी बोला गया। और इसमें कई लीडर्स जो हैं उन्होंने ये एक पर्पज़ ये दिखाने के लिए था कि देखो अभी हम सत्याग्रह कर सकते हैं, अभी आप ये मत मानो कि हम ऐसे ही हैं, हम सत्याग्रह कर सकते हैं। इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया। तो इसमें विनोबा भावे जो थे उन्होंने पहले थे जिन्होंने किया, फिर उसके बाद नेहरू जो थे उन्होंने किया। फिर आप देखो 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंदर। और ये जो मिशन है ये हेड किया गया बाय स्टाफोर्ड क्रिप्स जो है उनके द्वारा। ये सेंड क्यों किया गया था, क्योंकि जो एक प्रकार से हार ब्रिटिशर्स फेस कर रहे थे, तो उन्हें ये था कि इंडियंस का भी सपोर्ट बना रहे, ऐसा ना हो कि इंडियन उसमें कुछ इशू क्रिएट हो जाए तो उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाए। तो इसमें मेन प्रपोजल रखा गया था, डोमिनियन स्टेटस इन्होंने भी रखा गया था, एंड ये कहा गया कि इंडिया फ्री है टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका गठन किया जाएगा, और जो मेंबर्स हैं उसमें से पार्टली इलेक्टेड होंगे प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और पार्टली नॉमिनेटेड होंगे बाय द प्रिंसेस। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन। कोई भी प्रोविंस अगर नहीं ज्वाइन करना चाहता है तो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आ सकता है, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी और ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नेगोशिएट अ ट्रीटी टू अफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब बातचीत किया जाए और किस तरीके से पावर का ट्रांसफर किया जाएगा उस पर बातचीत आपकी किया जाएगा। तो पहले उन्होंने जो कहा था, पहले जो ये था कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाट टू बी सोलली इन इंडियन हैंड। अब इसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। अब इसमें पहले तो सोलली था, अब इसमें मेनली इन इंडियन हैंड्स रख दिया, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने लोग को भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे फिर कई चीज़ें, जैसे अब इसमें कहा गया कि जो नहीं चाह रहे हैं वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आ सकते हैं। तो ये कहा गया कि ये एक प्रकार से भारत में डिवीज़न लाने का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आ गया था। फिर नेहरू और मौलाना आज़ाद थे वो ऑफिशियल नेगोशिएटर थे कांग्रेस की, जो भी क्रिप्स मिशन के बाद आपकी चर्चाएं हो रही थी। क्रिप्स मिशन के बाद चीज़ें बैठी नहीं, तो फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आपका जो है शुरू किया गया। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई वर्धा के अंदर जुलाई 14, 1942 में। तो ये स्ट्रगल शुरुआत किया, तो और उसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट आपका आया था जो है क्रिप्स मिशन। फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग ग्वालियर टैंक बॉम्बे के अंदर हुई अगस्त 8, 1942 के अंदर, और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन रेटिफाई किया गया। और यहाँ पे ब्रिटिश रूल को तुरंत एंड करना, फ्री इंडिया की तरफ फोकस करना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करना, और गांधी जी हैं इनको नेम रखा गया। और इसमें जो कुछ अनाउंसमेंट जो गांधी जी ने किया था कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो थे दे डू नॉट रिजाइन बट डिक्लेयर योर एलिजियंस टू द कांग्रेस। सोल्जर्स को बोला गया डू नॉट लीव द आर्मी बट डू नॉट फायर ऑन, अपने जो लोग हैं उन पे फायर मत करो, और लीव स्टडीज़ अगर आपको लगता है। पीसेंट्स को बोला गया था इफ जमींदार अगर एंटी गवर्नमेंट और टैक्स मत पे करो। प्रिंसेस को बोला गया था मासेस को सपोर्ट करो। प्रिंसली स्टेट के लोगों को कहा गया कि अगर आपका राजा जो है रूलर है वो ब्रिटिशर्स के साथ में है तो उसको फिर सहायता मत करो। और गांधी जी जो है उन्होंने डू और डाई का आपका मैसेज भी दिया था। तो यहाँ पे कई सारे लीडर्स हैं, उन्होंने रोल भी प्ले किया। इसमें अगर आप देखो तो कई लीडर्स हैं यहाँ पे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक। इसमें उषा मेहता जो है, ये सब शर्मा लिखा, मेहता जो है उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो भी चलाया था। फिर पैरेलल गवर्नमेंट का भी इसमें फॉर्मेशन हुआ था। पैरेलल गवर्नमेंट्स वेयर एस्टैब्लिश्ड एट मैनी प्लेसेस। बलिया इन अगस्त 1942 में पैरेलल गवर्नमेंट चित्तू पांडे जो है उनके द्वारा किया गया था। ही गॉट मैनी कांग्रेस लीडर रिलीज्ड।
तमलुक की बात करें तो वहाँ भी मिदनापुर फ्रॉम दिसंबर 1942 टू सितंबर 1944 विच अंडरटुक साइक्लोन रिलीफ वर्क आपका किया था। सतारा के अंदर देखा जाए तो प्रति सरकार का गठन आपका किया गया था, इसमें YB चावन और नाना पाटिल और ऐसे लीडर्स भी आपके थे। यूथ ने पार्टिसिपेट किया, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें अरुणा आसफ अली आप नाम याद रखो, स्वच्छता कृपाली, उषा मेहता इनका नाम याद रखो, वर्कर्स पीसेंट्स ने भी पार्टिसिपेट आपका किया है, याद रखना। मुस्लिम्स जो है उन्होंने कई लोगों को शेल्टर्स भी आपके जो है वो प्रोवाइड किया। फिर देखो 1943 के अंदर एक बहुत बड़ा फैमिन की स्थिति आई थी, आप कह रहे हो सूखा बहुत बड़ा पड़ा था। एंड इसमें जो रीजंस थे कि जो फूड स्टफ था वो आर्मी को डाइवर्ट किया जाता था, वो विश्व युद्ध भी चल रहा था, और जो राइस इंपोर्ट किया जा रहा था बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया से उसको भी स्टॉप कर दिया गया था। तो जो भी ये जो फैमिन हुई थी तो बहुत लोग मरे थे, लगभग 3 मिलियन के आसपास लोगों की डेथ हुई थी। फिर एक जो टेंशन चल रहा था उसमें राजा गोपालाचारी जो फार्मूला सामने रखा, सी राजा गोपाली जो वेटरन कांग्रेस लीडर्स उन्होंने अपने सामने फार्मूला रखा कि लीग और कांग्रेस किस तरीके से साथ में आ सकते हैं। तो पहला ये कहा गया कि जो मुस्लिम लीग है और वो सपोर्ट करे कांग्रेस डिमांड को इंडिपेंडेंस के लिए, और लीग टू कोऑपरेट विद कांग्रेस इन फॉर्मिंग अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट द सेंटर। और वॉर जब खत्म हो जाए तो पूरी पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो डिसाइड कर सकती है प्लेबिसाइड के बेसिस पे कि किसको सेपरेट मतलब क्या सेपरेट सॉवरेन स्टेट बनना है कि नहीं आपका बनना है। फिर जिन्ना है उसने इसको ऑब्जेक्ट भी किया है, और इवन जो वीर सावरकर है उन्होंने भी जो CR प्लान को आपका रिजेक्ट किया। फिर आपका देसाई लियाकत पैक्ट की बात की गई, तो ये एफर्ट किया गया। इन्होंने कहा कि इक्वल नंबर ऑफ मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने प्लान रखा, और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेट किए गए कांग्रेस के द्वारा, लीग के द्वारा इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। 20% रिजर्व सीट माइनॉरिटीज़ के लिए रखी गई। इंटरिम गवर्नमेंट का ये फॉर्मुलेशन आपका रखा गया। इसके बाद आपका वेबल प्लान आया बिकॉज लॉर्ड वेबल आ गए अब, है ना, ये आपके आ गए। तो इन्होंने भी कई सारे जो गवर्नर मतलब आइडिया किया गया कि जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जैसे ये वेबल प्लान आपका आया कब, आपका मई 1945 के अंदर आया। और ये प्लान है, इसने भी फोकस किया गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसमें मतलब काउंसिल पेंडिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए क्या है, एक कॉन्फ्रेंस भी रखी गई शिमला के अंदर, लॉर्ड वेबल ने रखी जून 1945 के अंदर। अब इसमें कुछ प्रपोजल्स भी रखे गए कि यहाँ पे एक्सेप्शंस ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ जितने भी मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंडियंस होंगे, हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं उनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन होंगे, रिकंस्ट्रक्शन काउंसिल वॉज टू फंक्शन एज एन इंटरनिम गवर्नमेंट विद इन द फ्रेमवर्क। ये सब पॉइंट्स आपके रखे गए। अब इसमें देखो दोनों ने ही अपोज किए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आइडिया आ जाता है आपका इंडियन आर्मी के द्वारा। तो आइडिया ऑफ जो इंडियन आर्मी है वो पहली बार आपका मलाया के अंदर मोहन सिंह के द्वारा सामने रखा गया। देखो बहुत सारे इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ी। इसी वजह से फिर ये आइडिया भी आया कि इंडियन नेशनल आर्मी का जो है, जैसे मान लो कहीं पकड़े गए तो वहाँ पे जैसे जापान से ही आके अपनी आर्मी का फॉर्मेशन करके, और जर्मनी जापान से वो फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपके लड़ें, ऐसा आपका रखा फोकस किया गया। अब इसमें यहाँ याद रखना है कि इन अक्टूबर, हाँ यहाँ पे सेकेंड फेज इसका जो देखा गया कि नेक्स्ट फेज बिगेन विद द अराइवल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर in July 1943. Earlier he had left the Congress after having developed differences with the Gandhi and had formed the forward bloc. इन्होंने, अब तो याद रखना फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने आपका किया था। ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस बटालियन कमांडेड बाय शाह नवाज वॉज अलाउड टू accompany the Japanese army to Indo-Burma front and participate in इम्फाल कैंपेन। तो यहाँ पे इस समय जब इम्फाल कैंपेन हुआ था जिसमें बहुत सारे जो आपको कह सकते हो जापानीज़ आर्मीज़ के साथ हम आ रहे थे साथ में, तो फिर ब्रिटिशर्स और यहाँ पे इम्फाल उसमें युद्ध भी हुआ था, तो उसको कमांड शाह नवाज़ जो है उन्होंने आपका किया था। ठीक है, अब इसमें कुछ नाम आपको याद रखना है कि जैसे मान लो भाई जब कई सारे जो हमारे सोल्जर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, उनका ट्रायल भी चला, उसमें बहुत सारे जो लोग थे। अब इन्होंने सिंबॉलिक वे में प्रयास भी किया कि जैसे पहला ट्रायल रेड फोर्ट में दिल्ली में शुरू हुआ 1945 के अंदर, जिसमें हिंदू प्रेम कुमार सहगल, मुस्लिम शाह नवाज़ खान और सिख गुरबख्श सिंह ढिल्लन, इनके खिलाफ ट्रायल आपका चला। और इनके डिफेंस के लिए भी बहुत सारे लोग आए, जैसे आपके भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, नेहरू एंड असफ अली, ये सब आपके सामने आए। फिर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट आपकी की गई, है ना, और इसमें भी कई चीज़ें मेंशन आपकी की गई, लाइक सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी डे
नवंबर 12 1945 के रूप में सेलिब्रेट आपका करना। अब इसमें दो मेजर कई सारी अपसर्ज आई उस समय, काफ़ी सारे मतलब मूवमेंट के रूप में आए, क्योंकि जब ट्रायल आपका चल रहा था। तो एक तो नवंबर 21 1945 में थी और दूसरी फरवरी 11 1946 के अंदर हुई। तो 45 के अंदर देखा जाए तो उसमें जिसमें कई सारे जो फॉरवर्ड ब्लॉक सिंपथाइजर्स थे, स्टूडेंट्स थे कई, तो वो साथ में खड़े रहे, प्रोटेस्ट आपका काफ़ी चला। फिर अपसर्ज 2 जो है उसमें आपके कई स्टूडेंट्स हिस्सा बने। फिर अपसर्ज 346 में आया, जो कि आपके जो नेवियल शिप है उस पर हुआ, जिसमें एक आपका HMIS तलवार थी। उसमें जो लोग रहते थे, मतलब जो हमारे नेवल थे ऑफिसर्स थे, उनको फूड सही नहीं मिलता था, सुपीरियर था उनको अब्यूज़ करता था, ये सब चीज़ें थे। और आईएनए ट्रायल एक बड़ा फैक्टर्स था। ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपके जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक आपका जो है वो चलता रहा। तो ये सब चीज़ें हैं और ये मतलब फिर काफ़ी यूनिटी जो है वो लेकर आया गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान आ जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर देखा जाए तो जो एटली गवर्नमेंट है उसने फरवरी 1946 डिसीजन की हाई पावर्ड मिशन सेंड किया जाएगा, जिसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स होगी, पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया स्टैफर्ड क्रिप्स, और प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड एवी अलेक्जेंडर, ये सब आपके रहेंगे। एंड यहाँ पे ये था कि ब्रिटिशर्स का विड्रॉल इंडिया से ऑलमोस्ट ऑब्वियस सा लग रहा था। इसमें एक बड़ा रीज़न ये था कि बहुत सारे जैसे आर्मी नेवी से लोग प्रोटेस्ट भी करने लग रहे थे और वॉर में भी इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें जो है फेस करना पड़ रहा था। यूएस अब एक मेजर पावर आ रहा था, जो एक पावर है, सिनारियो है, वो बदल रहा था वर्ल्ड ऑर्डर में, तो ब्रिटिश का डोमिनेशन भी खत्म हो रहा था। तो कैबिनेट मिशन इन इंडिया जो मिशन है, द मिशन रीच्ड दिल्ली ऑन मार्च 24 1946 एंड ये मिशन बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट और प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग फ्रीडम टू इंडिया, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको रिजेक्ट किया गया। फिर जो प्रोविंशियल असेंबलीज उनको 3 ग्रुप में बांटा गया। इसमें सेक्शन ए था जिसमें हिंदू मेजोरिटी था, सेक्शन बी था जिसमें आपका मुस्लिम मेजोरिटी था, और सेक्शन सी था जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जिस असम और बंगाल सेक्शन 3 था। ऐसे डिवाइड आपका किया गया। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको इलेक्ट करना था बाय प्रोविंशियल, टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपका जनरल मुस्लिम्स और सिख उनके बेसिस पे जो वोटिंग होगी उनके द्वारा फिर चूज आपका किया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स होंगे ABC वेयर टू सिट सेपरेटली और अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने प्रोविजंस के लिए, मतलब जो भी प्रोविंसेस हैं उनमें कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होगा उस पर डिसाइड किया जाएगा। फिर कॉमन सेंटर्स जो है वुड कंट्रोल डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करना। प्रोविंसेस वेयर टू हैव फुल ऑटोनॉमी एंड रेसिडियल पावर। प्रिंसली स्टेट्स वेयर नो लॉन्गर टू बी अंडर पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे वुड बी फ्री टू एंटर इनटू अरेंजमेंट, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें मतलब दे वुड बी फ्री किसी भी अरेंजमेंट में सक्सेसर गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसके साथ प्रिंसली स्टेट जाना चाहते हैं। आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अ प्रोविंस वाज टू बी फ्री टू कम आउट ऑफ द ग्रुप आफ्टर 10 years अ प्रोविंस वाज टू फ्री टू कॉल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ ग्रुप और द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बीच में जब ये सब प्रोसेस आपका चलेगा उस बीच में इंटरिंग गवर्नमेंट का भी जो है वो चलेगा। फिर नेक्स्ट देखो इंटरमीडिएट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का प्रस्ताव चल रहा था। वेवेल ब्रेकडाउन प्लान आपका आया। अब इसमें वेवेल जो ब्रेकडाउन प्लान है तो ये प्लान है बेसिकली ये प्लान प्रेजेंट किया गया था। वेवेल प्रेजेंटेड दिस प्लान इन द कैबिनेट मिशन इन मई 1946, जिसमें ये कहा गया कि मिडिल कोर्स की तरफ हम जाते हैं। एंड यहाँ कहा गया विड्रॉयल ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड ऑफिशियल टू द मुस्लिम प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड हैंडिंग ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू द कांग्रेस, मतलब पूरे देश को दिया जाए और बाकी जगह से वहाँ से जो ब्रिटिश आर्मी और ऑफिशियल्स हैं मुस्लिम प्रोविंस और वहाँ तक आपका वहाँ हम जाके रह सकते हैं। फिर उसके बाद कम्युनल वायलेंस काफ़ी जो है वो आपका काफ़ी रहा। अब जब इंटरिम सरकार बनी तो लियाकत अली खान उसको फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में आपका रखा। फिर आपका एटली स्टेटमेंट आया फरवरी 20 1947 में, जिसमें जून 30 1948 को डेडलाइन आपकी रखी गई जिसको कि इससे पहले इंडिपेंडेंस होगा। फिर माउंटबेटन वेवेल को रिप्लेस करेंगे। माउंटबेटन जो है गवर्नर जनरल बन के वायसराय के रूप में आएगा। ये सब आपका हाईलाइट किया गया। अब इसमें देखो माउंटबेटन जो प्लान है जून 3 प्लान भी इसे हम कहते हैं 1947 के अंदर आया। अब इसमें कई पॉइंट्स हाईलाइट आपके किए गए थे। इसमें पंजाब और बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली एक साथ
साथ मिलकर 2 ग्रुप में, इन 2 ग्रुप्स हिंदू एंड मुस्लिम, टू वोट फॉर पार्टीशन। इन केस पार्टीशन 2 डोमिनियन एंड 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएट होगा। अगर पार्टीशन होता है तो 2 डोमिनियन और 2 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके क्रिएट किए जाएंगे। इंडिपेंडेंस फॉर प्रिंसली स्टेट उसको रूल आउट किया गया था, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था। फ्रीडम डिफाइन की गई, अगस्त 15 1947 को आपको फ्रीडम आपकी आएगी, ये चीज़ की गई। फिर आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत फिर पूरा जो आपका ब्रिटिश डोमिनेशन उसको ख़त्म किया गया और जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सामने रखा गया। ये सब आप पॉलिटी से पढ़ना, जो लक्ष्मीकांत की किताब है उससे आप पढ़ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 1947 तक की ये पूरी कहानी थी, मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे फिर और भी कुछ इसके नीचे के फैक्ट्स हैं, तो इसका अगर देखोगे टाइम मिलेगा तो एक अलग से मैं वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूंगा, या फिर अगर आप चाहो तो इसको हम आगे फर्दर कवर कर सकते हैं। बट इट विल, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल भी है, तो इसमें मैं ऑडियो नोट्स टाइप आप लोग को एक क्रिएट करा दूंगा, तो वो उससे से पढ़ लेना, क्योंकि ये ऑडियो नोट से चीज़ें कवर हो जाएंगी, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। तो ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। आई होप ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आप लोग जरूर से जुड़ें। यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज़ SPLIVE, और आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। सो ये सेशन जो प्रेजेंटेड था, इट वाज बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। द हिंदू का सेशन आपका मॉर्निंग में 8:30 से 9 बजे के बीच में होता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।